तो सबसे पहले तो मुझे आकाश ये बताओ, मेरा जर्नी और आपकी जर्नी में एक सिमिलैरिटी है कि हम दोनों ने सड़क पे बहुत धक्के खाए हैं। बिल्कुल। मैंने तो इंडिया में खाए हैं, मैंने सुना तुमने विदेशों में खाए हैं। मैंने भैया यूके में खाए हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या जरूरी है शुरू के 4-5 साल? जिंदगी में भैया अगर आलसी होने का सुख लेना है तो 3-4 साल आपको पूरी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। और जैसे आपने बोला हुआ है कि अगर 60 साल की उम्र में मर्सिडीज चलानी है तो उसका फायदा ही क्या है। तो सुना है बेला विटा से कोई 1000-2000 करोड़ घर ले गए। कितने पैसे ले गए घर? आई थिंक अभी तक 250-300 करोड़ के आसपास की 300 करोड़। तो आकाश एक बात और आपसे जाननी है, तो कहानी है प्यार मोहब्बत की। तो ये पता चला कि बेला विटा की सफलता के पीछे एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी है। और वो होता है ना, पहला प्यार वैसे ही स्पेशल रहता है आपके लिए बहुत ज्यादा। बिल्कुल। 2 तरीके होते हैं भैया लाइफ में, और आई थिंक ये अगर लोग समझ जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दिल टूटने पे या तो देवदास बन जाओ, या दिल टूटने पे देवदास जैसी पिक्चर बना लो। बात है, वायरल लाइन आ गई है ना। कहते हैं फ्रंट बेंचर के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, बैक बेंचर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। क्योंकि आलसी होता है ना। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ आप बात करते हैं, किन लोगों की बातों को अलाउ करते हैं अपने कान में जाने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि खाने में अगर आपके कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज है, लेकिन अगर कान में कोई जहर डाल दे, इसका इस दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं। क्या बात। अगर मेरे आसपास के सारे लोग ही ऐसा है, मेरा मोहल्ला ही ऐसा है, तो मेरी क्या गलती है यार? तो मैं क्या करूं? कोई गलती नहीं है, चेंज इट। हाउ? यू आर नॉट अ ट्री। ओके। आप पेड़ नहीं हो कि एक जगह लग गए तो साला हट नहीं सकते। आजकल तो पेड़ भी हट जाते हैं। मैंने वो कहावत सुनी थी कि हार्ड टाइम्स क्रिएट सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल पीपल क्रिएट ग्रेट टाइम्स, बट दीज ग्रेट टाइम्स क्रिएट स्पॉइल्ड पीपल व्हिच ब्रिंग बैक द हार्ड टाइम्स। शू कंपनी नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की कहानी आपको अपनी एक केस स्टडी में बताई थी, जिन्होंने सड़कों पर जूते बेचने से अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी बना दिया। फिल नाइट से तो कभी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन आज उस नौजवान से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने सड़कों पर परफ्यूम बेचकर अपनी कंपनी को इंडिया की टॉप पोस्ट कंपनी में से एक बना दिया। खुद सड़कों पर पसीने में तरबतर होकर लोगों को अपनी परफ्यूम की खुशबू से महका दिया। सिर्फ 4 सालों में उनके परफ्यूम आज पूरे देश के लोग लगा रहे हैं। आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई और दोस्त, द परफ्यूम मैन ऑफ इंडिया, फाउंडर ऑफ बेला विटा, आकाश आनंद। उनसे आपको मिलवाऊं, इससे पहले आपको यह बता दूं कि यह पॉडकास्ट आपकी जिंदगी का सबसे शानदार पॉडकास्ट होने जा रहा है। एंजॉय करिए। तो आज हमारे साथ हैं शानदार इंसान, बहुत कम उम्र में जिन्होंने धमाल, कमाल और बेमिसाल कर दिया है। हमारे बीच में हैं बेला विटा से आकाश। कैसे हो आकाश? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड आई थिंक मेरा सक्सेस का काफ़ी श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि मैंने थोड़े से शेयर ट्रांसफर कर दो। सर आपका यार। क्योंकि मैंने आपके इतने वीडियोस देख देख के इतनी मोटिवेशन ली है, तो थैंक यू सबसे पहले तो यार। एंड मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू। आई थिंक बेला विटा और मेरे सारे वेंचर का सक्सेस एक तरफ, बट उस सक्सेस के बाद आपके साथ बैठने में जो मज़ा है, आई थिंक वो उसका कोई कंपटीशन नहीं है। थैंक यू आकाश। आकाश, आज के इस पॉडकास्ट को बिल्कुल अलग बनाते हैं, है ना? ठीक है। आज एक फॉर्मल पॉडकास्ट नहीं करते, कैजुअल करते हैं। सफलता की कहानी आपने बहुत सुना दी, आपके बहुत चर्चे सुन लिए हमने। हमने आपकी सफलता से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को जानना है आपकी फेलियर की कहानी, और उन लोगों को भी जाननी चाहिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि चकाचौंध वाली ज़िंदगी तो सब चाहते ही हैं यार, है ना? लेकिन चकाचौंध वाली ज़िंदगी के पीछे जो ऐसी की तैसी है ना, मैं आज यार तुम्हारी वो जानना चाहता हूँ। भैया आई थिंक मेरी भी आपकी भी जानेंगे, बिकॉज लोग जब हमारी सक्सेस देखते हैं ना, लोगों को लगता है अरे तो बहुत मुश्किल है, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँ। बट यार हमने भी तो कहीं से शुरू किया था। और मैं आपको अपने बारे में एक बात बताता हूँ, मैं सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा, ऑल्दो मैं यूट्यूब पे पॉडकास्ट, सक्सेस स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखता हूँ। मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, देखने का है। पर मैं सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा फेलियर स्टोरीज देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कौन सा इंसान किस मुकाम पे क्यों फेल हुआ, कब फेल हुआ। क्योंकि एक छोटी सी उम्र में मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली थी कि ज़िंदगी में हमें क्या बनना है, ये मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, और चेंज भी होता रहता है। आज आप एक मुकाम पे, मैं एक मुकाम पे हूँ। आज मेरे ड्रीम्स और अलग हैं जो आज से 5 साल पहले थे। हाँ। पर ज़िंदगी में क्या नहीं बनना या क्या नहीं करना, अगर उसकी जानकारी होना, तो आपका 90% बैटल वहीं पे वन हो जाता है। तो क्या नहीं बनना या क्या नहीं करना इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन क्या करना है। तो उसके बारे में बात करेंगे आज।
तो सबसे पहले तो मुझे आकाश ये बताओ कि मेरा जर्नी और आपकी जर्नी में एक सिमिलैरिटी है कि हम दोनों ने सड़क पे बहुत धक्के खाए हैं। बिल्कुल। मैंने तो इंडिया में खाए हैं, मैंने सुना तुमने विदेशों में खाए हैं। मैंने भैया यूके में खाए हैं, तो आई थिंक आप भी डोर टू डोर सेल्स करते थे। हाँ, घर घर जाके माल बेचते थे। हाँ, मैं भी डोर टू डोर सेल्स करता था। मैं स्काई टीवी बेचता था, जो इंडिया में टाटा स्काई है। हाँ, वो यूके में 2009-10 में स्काई टीवी होता था। तो मैं बर्मिंघम में, लंदन में स्काई टीवी बेचता था। घर घर जाना पड़ता था? घर घर जाना पड़ता। क्या होता था प्रोसेस? भैया 100% कमीशन जॉब था। स्काई वालों ने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था कि जाओ और हमारे स्काई टीवी के जो बॉक्सेस हैं, HDMI बॉक्सेस तब लॉन्च हुए थे, वो बेचो। 100% कमीशन। आई थिंक हमारे को 80 पाउंड मिलता था पर सेल पे, पर डब्बे पे। अच्छा। और मैंने उसी वक्त 18 लोगों की टीम बनाई। उस टीम को खुद सिखाता था, खुद सेल भी करता था। सर्दी हो, गर्मी हो, जो मर्जी हो, मैंने दिन निकाले हैं एक एक स्नीकर्स की चॉकलेट और एक रेड बुल का कैन, ये अच्छा। पीना, ये खाना, और जाके डोर्स नॉक करने और ना सुनना सीखना। भैया 100 दरवाज़ों पे खटखटाने के बाद 3 दरवाजे या 4 दरवाजे में आपको एंट्री मिलती थी और एक दरवाजे के बाद सेल होती थी। और आई थिंक वो जो ना सीखने की प्रैक्टिस थी ना, वो वहाँ से आई। और आपने भी यही किया है, डोर टू डोर सेल्स। कितना ज़रूरी है किसी यंगस्टर के लिए ये जानना कि सड़क पे ऐसी तैसी उसकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो उसको करना चाहिए? मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ आकाश, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो किसी कॉलेज में जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, उनका दिमाग में रहता है कि जैसे हम पास आउट होंगे हमको एक एसी केबिन मिलेगा, बाहर एक पीएन खड़ा होगा, बेल बजाएंगे, वो कॉफ़ी लेकर आएगा और अल्ट्रा लग्जरी लाइफ होगी। तुम्हारे हिसाब से क्या ज़रूरी है शुरू के 4-5 साल ज़िंदगी में? भैया अगर आलसी होने का सुख लेना है तो 3-4 साल आपको पूरी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। देखो लाइफ में ना कोटा होता है, मैंने तो ये समझा है। हर इंसान की लाइफ में हर चीज़ का कोटा है। मेरे फादर ने मुझे सिखाया था। तो छोटा सा एग्जांपल है कि जब मैंने नया नया विस्की पीना शुरू किया तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया, देख बेटा, तेरे को अगर विस्की पीनी है तो अब तेरे ऊपर है, तो हफ्ते में 5 बारी पी या तो हफ्ते में 1 बारी पी। हफ्ते में, क्योंकि तेरा एक कोटा होगा। लेट्स से तेरी विस्की का कोटा पूरी जिंदगी का 100 लीटर का 100 लीटर है। अब तू 100 लीटर को 1 साल में कंज्यूम कर ले, या तो उस 100 लीटर को अगले 25-30 साल में कंज्यूम कर। तेरे ऊपर है, वो तेरे ऊपर है। तो लाइफ में जो आपको लग्जरी चाहिए, अगर आप उस लग्जरी के लिए मेहनत थोड़ी 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 करोगे तो आपको वो लग्जरी 60-65 साल में मिलेगी या 70 साल में मिलेगी। जो लोग रिटायरमेंट फंड में जोड़ जोड़ के उस वक्त फाइनेंशियली फ्री होते हैं। और जैसे आपने बोला हुआ है कि अगर 60 साल की उम्र में मर्सिडीज चलानी है तो उसका फायदा ही क्या है? कोई मज़ा नहीं आता। कोई मज़ा नहीं आता। तो आप जब वो अपनी पढ़ाई के बाद या 12वीं के बाद, आपने कहाँ सुन लिया 60 साल में मर्सिडीज चलानी है तो उसका कोई फायदा नहीं है? यार मैं आपके इंटरव्यूज और टॉक्स देख के बड़ा हुआ हूँ। मैंने आपसे बड़ा हुआ हूँ मतलब मैं कोई दादा थोड़ी हूँ यार। नहीं यार, बड़ा हुआ हूँ यार। मुझे तो बुड्ढा बुड्ढा फीलिंग हो जाएगी यार। आप मुझसे 10 साल बड़े हो एंड मैंने आपकी बहुत टॉक सुनी है। तो और वो बात मेरे मन में बैठ गई थी कि यार अगर जिस तरह के मुझे कपड़े पहनने हैं, जिस तरह की छुट्टियों पे जाना है, जिस तरह की गाड़ी चलानी है, वो अगर 60 साल में चलाऊंगा तो फ़ायदा क्या होगा? चलाने का मज़ा तो अभी है ना, कि चलाऊं, 4 लोग देखें, मज़ा आए, पार्टी करें, उस चीज़ में एंजॉयमेंट है। पर वो करने के लिए वो जो 5 साल मराई है, जो 5 साल मेहनत करी है, लोग 25 साल में उतनी मेहनत करते हैं जितनी मैंने 5 साल में करी। क्या करा उस 5 साल में? सेम गोज फॉर यू भैया। उन 5 साल पर पहले तो उस पर आते हैं कि 5 साल क्यों ज़रूरी है वो मेहनत करनी सबके लिए। जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं जाओगे, जब तक आपको नहीं पता कि रियल भारत या रियल जनता क्या है, तब तक आप लाइफ में किसी भी तरह का धंधा या प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस। और मैं तो कुछ वीडियो भी आपके देख रहा था यार आकाश की, आपने छाती पे यहाँ कैमरा लगा रखा है जी। और एक कंपनी के ओनर बनकर, जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन कोई 5-7 हज़ार करोड़ की है, मुझे नहीं पता यार, कोई डेटा गलत हो तो भैया माफ़ कर देना, है ना। तो एक तो करोड़पति लोगों के साथ बैठकर बात करने में थोड़ी सी मुझे घबराहट भी होती है यार। हमारे पास पैसे नहीं है यार, और ये भाई साहब 5-5 हज़ार करोड़ की कंपनियां बना रहे हैं। भैया ऐसी पोजीशन आप जैसी भगवान सबको दे, तो एवरीवन विल बी हैप्पी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी का एक ओनर अपने छाती पे कैमरा लटका के शॉपिंग मॉल में जाके अपना प्रोडक्ट एक एक आदमी को चेक करा रहा है, परफ्यूम स्प्रे कर रहा है उसके हाथ में और उससे पूछ रहा है बताओ ये कौन सा परफ्यूम है, कितने का आता होगा। सड़क पे उतर कर इतनी बड़ी कंपनी का ओनर ऐसा जाता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता और शर्म नहीं आती? नहीं, और आपको नहीं लगता कि मुझे एसी केबिन में बैठना चाहिए? इतनी बड़ी कंपनी को ओनर तो अब बनाओ ना। जब वो वीडियो बनाने शुरू किए थे तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो कंपनी नई नई शुरू हुई थी। अब जब वो कंपनी नई नई शुरू हुई, ये कौन सा आइडिया है लेकिन आकाश कि खुद कैमरा लगा के बाजार में अपना ही माल बेचने निकल जाना? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है।
सोचो आपने आज एक मिठाई की दुकान खोली फरीदाबाद में, आपने मेन मार्केट में या कहीं भी एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोली। अब आप दुनिया को कैसे बताओगे कि आपकी मिठाई बेस्ट है? खुद ही चिल्लाओगे ना, दुकान के बाहर खड़े होके आवाज लगाओगे ना कि यार एक बारी मेरी मिठाई चखो तो सही। हम सरोजिनी नगर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहां पे कपड़े वाला आवाज लगा रहा होता है ना कि हेलो ब्रदर, 100 में 3 है। हेलो मैडम, आओ मैडम, देखो ना मैडम, ये देखो, ये पहनो, ये पहनो। तो जब तक आप साला अपने प्रोडक्ट के बारे में दुनिया को खुद नहीं बताओगे तो कोई और कैसे आपके बारे में बताएगा? जब तक अपने आप को नहीं बेच पाओगे तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई सेलिब्रिटी आके मेरा माल बेच देगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो मेहनत करके चीज़ बनाई है, एक बार ही ठोक बजा के, कैमरा लगा के, या फिर कैमरा ना भी हो, ऑडियंस के पास जाओ और उनका रियल रिएक्शन देखो। मैंने बस एक चीज़ अलग करी, यही अगर मैं बिना कैमरा के जाता मेरे को सेम फीडबैक मिलता। मैंने थोड़ी इनोवेशन करके कैमरा खुद लगा लिया कि यार दुनिया को दिखाऊं कि लोगों का रिएक्शन क्या है, और वो ऐड इतनी वायरल हुई कि उसके बाद वो कॉन्सेप्ट ही बन गया। और एक बारी जब ना सुनने की आदत मिल गई और एक बारी जब लोगों का फीडबैक मिल गया, उसके बाद भैया चाहे मैं छोटा रहा या कंपनी बड़ी हुई, आदतें वही रहेंगी। आपकी जो फाउंडेशन बन जाती है वो ज़िंदगी भर वही रहेंगी। और मेरी आज भी वही फाउंडेशन है। मैं आज भी कोई नई कंपनी चलाऊंगा, सेम कैमरा लगा के लोगों के पास जाऊंगा और अपने प्रोडक्ट ट्राई करा के दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो कितने बढ़िया हैं। तो यार जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं तो आकाश से बड़ा इंस्पायर हो रहा हूँ, और वो ये समझ पा रहा हूँ कि सड़क पे खुद ऐसी तैसी करानी इस दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है हर बिज़नेस ओनर के लिए। जब वो इनिशियली स्टार्ट करता है अपने प्रोडक्ट पे, अगर उसको भरोसा है कि हाँ यार मैं क्रांतिकारी सामान बना चुका हूँ, अब मुझे खुद हल्ला मचाना है सड़क पे जाकर, और उसमें कोई इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सड़क पे क्या करूँ, मैं भी देखता हूँ कोई शोरूम टाइप खोल लूँ, कहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, क्रांतिकारी प्रोडक्ट दुनिया आपको बनाकर देती है, जो लोग नहीं समझ पाते। छोटा एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक्सपेरिमेंट है। आज मैं एक एवरेज प्रोडक्ट बनाऊँ और वो एवरेज प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतर जाऊँ कस्टमर के पास, और मैं सिर्फ 50 कस्टमर से बात करूँ और बोलूँ देखो जी ये मेरा प्रोडक्ट है, पर मैं करना ये चाहता हूँ, आप बताओ इस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट चाहिए, पहली चीज़। फिर आप उस कस्टमर से ये पूछो कि मान लो जी आपके हिसाब का प्रोडक्ट बन गया, अब आप ही मुझे बताओ कि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग में कैसे करूं जिससे आप जैसा इंसान कन्विंस हो ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आपको पता है मेरी जर्नी में मेरे प्रोडक्ट इनोवेशन, मेरी मार्केटिंग इनोवेशन मेरे को मोस्टली कस्टमर ने बताई है। कितने ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने मेरे को मुंह पे आके बोला है काम करो आप अपने ऐड में ना ये चीज़ बोलना शुरू करो, उससे हमारे को और विश्वास आएगा। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? जैसे मेरे पहले कस्टमर ने, या पहले जब बेला वीटा की सेल शुरू हुई, नहीं तो मैं क्या करता था, मैं खुद ही वेबसाइट के कस्टमर जो खरीदते थे उनको फ़ोन करके बोलता था कि हाय मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है, आई एम दी ओनर ऑफ द कंपनी, आप मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक बताइए। फिर वो फीडबैक बताते थे। फिर मैं उनसे पूछता था कि ये प्रोडक्ट मैंने आपको 250 रुपये का बेचा, क्या आप 350 में लेंगे? वो बताते थे येस या नो। फिर मैं पूछता था अच्छा एक बात बताइए, अब मेरे को अपने नए ऐड बनाने हैं, तो आपको मैं अट्रैक्ट करने के लिए और किस तरह का कंटेंट बनाऊं, या आपको मैं ऐसी क्या चीज़ बोलूं जिससे आप मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे? तो मुझे तो कितने तो कस्टमर्स ने ही मेरे को जवाब दिए हैं। जैसे एक कस्टमर ने हमें बताया था आप एक काम करो, आप कंपैरिजन वीडियो बनाओ, आप दिखाओ कि महंगे परफ्यूम इतने के होते हैं, आपके इतने होते हैं। ओहो। एक कस्टमर ने हमारे को फ़ोन करके बोला कि आपका ये जो पर्टिकुलर परफ्यूम है ये इतने का है, आप इसका प्राइस 200 रुपये बढ़ा भी सकते हो। हमारे को गिफ्ट पैक का आइडिया एक कस्टमर ने दिया कि यार आपके परफ्यूम के मैं एड्स देख रही हूँ, अब मेरे को मन नहीं हो रहा, या मेरे को अभी भी घबराहट है कि मैं एकदम से 100 ml का परफ्यूम कैसे ले लूँ बिना ट्राई किए, तो आप एक काम करो ना, आप एक ट्रायल सेट निकालो। तो ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर ही बता देते हैं, आपको सिर्फ अपने आँख और कान खुले रखने हैं समझने के लिए कस्टमर चाहता क्या है। और जब तक आप नीचे नहीं उतरेंगे रोड पे, मार्केट्स में, ऑन ग्राउंड, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के कुछ नहीं आता, एसी कमरों में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एसी कमरों में सिर्फ शरीर खराब होता है। शरीर खराब तब करो जब उसको तोड़ दो अच्छे से, उसको इस लायक बना दो कि वो एसी में बैठ के खराब ना हो, उसके लिए आपको रोड पे उतरना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो सुना है बेला वीटा से कोई 1000-2000 करोड़ घर ले गए, कितने? 500 करोड़, 400 करोड़। इनकम टैक्स वाले नहीं आ रहे यार। अच्छा, कितने पैसे ले गए घर? आई थिंक अभी तक 250-300 करोड़ के आसपास की 300 करोड़। पर भैया क्या होता है कि आप वो किडनैप कर सकते हैं क्या? इनको किडनैप कर लें हम यार? कुछ होगा नहीं, सारे तो पापा के पास है तो क्या, और सारे इधर उधर लग चुके हैं, आप फिर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट हो चुके हैं। पर बात नंबर की नहीं है भैया, बात ये है सक्सेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, कि आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कैसे करो, कब तक करो, या आपकी क्या इच्छाएं हैं जिनको आप पूरी कर सको। तो आकाश, एक बात और आपसे जाननी है भाई बंधु में,
मैं सोच रहा हूँ पूछूं कि ना पूछूं। बताओ ना भैया। पूछ लूं? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन जवाब सच से देना पड़ेगा। चलो कोशिश पूरी करूंगा। कोशिश नहीं, सच्चा सच्चा जवाब दोगे तो पूछूंगा। जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ। तो कहानी है प्यार मोहब्बत की। तो मैं, हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, तो ये पता चला कि बेला वीटा की सफलता के पीछे एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी है और उससे दिल टूटना खड़ा है और बदला, मैं भी कुछ तुझे बन के दिखाऊंगा, ऐसी वाली फीलिंग है। क्योंकि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं 20, 21, 22 साल, 23 साल के, जब दिल टूटता है तो वो मतलब टूट ही जाते हैं। लेकिन आकाश का दिल टूटा तो आकाश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या कहानी है भैया? कहानी क्या सच्चाई है कि अफेयर था बहुत स्ट्रॉन्ग। कौन सी उम्र की बात है? स्कूल टाइम की बात है भैया। 11th 12th वाली जो बात है। अच्छा। तो अफेयर अच्छा खासा अफेयर था। हाँ हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग। जीनेंगे मरेंगे। हाँ पूरे वादे। अच्छा। जिंदगी भर का साथ निभाएंगे। ठीक है। उस तरह के वादे। और वो एक बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाती थी। अच्छा। उसका नाम था रैल्फ लॉरेन रोमांस। तो दोबारा नाम बोलना। रैल्फ लॉरेन रोमांस। रॉयल फ्लोरेंस रोमांस। हाँ जी। तो उसका नाम भी आपको याद है अभी तक? हाँ, परफ्यूम का भैया, कितने साल पुरानी बात है भैया? हो गया आई थिंक 15-18 साल हो गए होंगे। 18 साल तक परफ्यूम की फ्रेगरेंस भी याद है? बिल्कुल याद है। क्या बात है। और वो होता है ना, पहला प्यार वैसे स्पेशल रहता है आपके लिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अब दो तरीके होते हैं भैया लाइफ में, और आई थिंक ये अगर लोग समझ जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दिल टूटने पे या तो देवदास बन जाओ, या दिल टूटने पे देवदास जैसी पिक्चर बना लो। जो देवदास, क्या बात है, वायरल लाइन आ गई है ना। तो जो देवदास बन जाते हैं वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, और जो देवदास जैसी पिक्चर बना लेते हैं वो ज़िंदगी में काफ़ी बारी और प्यार कर लेते हैं। तो आई थिंक ये मेरी लाइफ में एक अच्छी चीज़ दिल टूट गया? हाँ। क्यों? दिल टूटा भी यार, फिर उसकी शादी हो गई किसी और के साथ और नहीं चल पाया। हाँ तो हुई भी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो उस वक्त का था। तो अच्छा। हाँ तो बहुत दिल टूटा होगा। हाँ बिल्कुल यार, कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा। नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि लाइफ में ना कुछ फंडे आपके जब बचपन में क्लियर हो जाएं। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जानबूझ के पूछ रहा हूँ कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा टाइप कहानी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। नहीं, लाइफ में भी फंडे बहुत ज़्यादा अगर बचपन में क्लियर हो जाए ना, जैसे मेरे फंडे, मेरे काफ़ी गुरु रहे हैं। फादर ने बहुत कुछ सिखाया, मदर ने बहुत कुछ सिखाया। तो जैसे बचपन में समझ आ गया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर चीज़ में कोई ना कोई भलाई है आपके लिए। अगर आपको वो चीज़ समझ आ जाए तो आप हर मोमेंट को ऐसे ही टाल सकते हो, हर परेशानी को टाल सकते हो सोच के कि यार इसी में कोई भलाई होगी। और सोचो, बेला वीटा का जो सबसे पहला परफ्यूम था वो वही था जो वो लगाती थी। वो फ्रेगरेंस वही थी। उसी की इंस्पिरेशन से हमने पहली फ्रेगरेंस बनाई। अब क्योंकि वो लड़की एक क्लासी थी, एक अच्छे बैकग्राउंड से थी, उनकी परख बहुत अच्छी थी। अब मुझ जैसे को क्या पता परफ्यूम कौन सा अच्छा कौन सा नहीं है। मैं रिसर्च में कितने महीने लगा देता। तो मेरे को याद आया, मैंने कहा यार अगर वो उस परिवार से होकर परफ्यूम लगाती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही होगा। तो भाई सबसे पहले तो उसको कॉपी करते हैं, सबसे पहले तो वैसा परफ्यूम लॉन्च करते हैं। तो रिसर्च पे टाइम नहीं लगाया। और भैया कई बार स्मार्टनेस भी काम आती है। अब मैं उसी परफ्यूम में अगर टाइम लगाता रिसर्च करने में कि कौन सा परफ्यूम करूँ, सूंघता 100 लोगों को सूंघाता, मैंने पहले देखा कि वर्ल्ड में टॉप 10 परफ्यूम क्या चलते हैं, और उन टॉप 10 परफ्यूम्स को ही उन्हीं का इंस्पिरेशन लॉन्च किया फ्रांस से उनको इंपोर्ट करके। और जाहिर सी बात है यार, जो कंपनियां ऑलरेडी इतनी मार्केटिंग करके अपने टॉप 10 परफ्यूम पूरी दुनिया में बेच रही है और लोग उसकी खुशबू से यूज्ड टू हैं, तो जब वैसी मिलती जुलती खुशबू निकालोगे तो ऑब्वियसली लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर दिया खुशबू को? डिट्टो कॉपी हो नहीं सकती खुशबू कभी भी, फिर भी, बट उसके 9500 के आसपास, अराउंड 90% सेम। एंड लोगों ने बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया। एंड प्राइस पॉइंट ऐसा था कि हर बंदा अफोर्ड कर पाया, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। और उसके बाद फिर हमने अपना खुद का प्लांट लगाया, खुद से सारी चीज़ें करी। लेकिन वो निकल के वहीं प्यार से आया सब। ये भैया देखो, प्यार और लड़ाई जिंदगी की ये दोनों ये बना भी सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं, और आपके ऊपर है कि आपको इससे बढ़ना है या बर्बाद होना है। और मेरे को ऐसा लगता है जो लोग इनमें बर्बाद हो जाते हैं ना, बर्बाद होना सबसे आसान है, क्योंकि बर्बाद होना इज द ईजिएस्ट ऑप्शन। किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं क्या करता? अरे भैया, किस्मत साथ ही उन्हीं का देती है जो मेहनत कर लेते हैं। तो आपका अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया, आपको अगर उस मजनूगिरी में मज़ा आ रहा है, आपको अगर नाकामयाबी में मज़ा आ रहा है, तो फिर आप रो मत यार। फिर आप उस नाकामयाबी को भी इंजॉय करो। ठाठ से बोलो, हाँ मैं नाकामयाब हूँ और मैं इसमें एंजॉय, मैं खुश हूँ। मैं 2 टी-शर्ट में, 1 जीन्स में, फटे हुए जूतों में खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो।
उस मोमेंट पे ये मत बोलो यार काश मैं अमीर होता, या काश मैं ये कर रहा होता, या उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। आप अपनी ज़िंदगी में जो हो अपनी वजह से हो। आकाश, पैसे ज़्यादा आने का भी कोई नुकसान है? पैसे ज़्यादा आने का नुकसान सिर्फ तभी है अगर पैसा आपके लिए अहंकारी बन जाए। अगर आप उस पैसे से ये समझ लो, क्योंकि 2001 में, शायद 2021 में स्टार्ट किया बेला वीटा। 2021 में परफ्यूम स्टार्ट किया, परफ्यूम बेला स्टार्ट वीटा किया। 2018 में स्टार्ट किया। फिर भी 5-6 साल हुए, 5-6 साल की मतलब journey। 5-6 साल का जर्नी, बहुत बहुत तुरंत स्केल अप किया, बहुत अच्छा पैसा बना लिया। जी। फास्ट पैसा भी कभी कभी बुराइयां ले आता है, टाइप सुना है हमने। बिल्कुल ले आता है। वो कहते हैं ना साइड कि- इफेक्ट होते हैं इसके। बिल्कुल होते हैं। वो कहते हैं ना नया नया पैसा भी इंसान को ख़राब कर देता है। वो इसीलिए जो आपका पहला क्वेश्चन था कि फाउंडेशन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी फाउंडेशन उस तरह से रही जहाँ पे मैंने बहुत मेहनत करी, हर तरीके का टाइम देखा, खुद से अपने आप को खड़ा किया। वो फाउंडेशन अब दिमाग में ऐसी बैठ गई है कि अब जितना मर्जी सक्सेस आ जाए उसका कभी भी अहंकार या मिसयूज़ नहीं होगा। और वो दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। इसलिए फेलियर स्टोरीज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं सक्सेस स्टोरीज से, क्योंकि जो लोग बहुत सक्सेस बहुत जल्दी पा लेते हैं उनका फेलियर भी उतनी ही जल्दी आ जाता है, बिकॉज उनमें एक घमंड, पैसे का गुरूर, और इंसान सामने वाले को आदमी नहीं समझता। वो कहते हैं ना, रोम अगर एक दिन में बन गया होता तो अगले दिन ढह भी जाता। बिल्कुल ठीक बात है। तो फाउंडेशन स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक इसलिए सब लोगों को एक राइट टाइम पे यंग ईयर्स में मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। भैया पुराने ज़माने में या जो स्टोरीज हम सुनते हैं, लोग राजा महाराजा भी अपने बच्चों को भेजते थे ना गुरुओं के पास, गुरुकुल जाते थे। स्ट्रगलिंग लाइफ होती थी, वो क्यों होती थी? ताकि फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग, घर छोड़ दो, फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बन जाए। और मैं तो कहता हूँ मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि स्कूल के बाद मैं पढ़ने बाहर चला गया। और कुछ लोग अफोर्ड नहीं भी कर पाते, तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते, भैया आप इंडिया में अपने बच्चों को अगली दूसरी सिटी में भेज दो। पर मेरा सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को 1 या 2 साल या 3 साल अपने से दूर इंडिपेंडेंट वे में पढ़ाई या कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर करने दो, स्पेशली 17, 18, 19 साल वाली उम्र में। जो वेल ऑफ पेरेंट है ना आकाश, जिनके मतलब जिनके पास पैसे बहुत अच्छे हैं, वो तो कोमल बच्चों की तरह अपने बच्चों को पालते हैं। बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास जो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा धूप देखे, काला हो जाएगा, और इसको सब सुख सुविधाएं मिलें। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो क्या कहते हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद कम और नुकसानदायक चीज़ें ज़्यादा हैं। क्योंकि सच्चाई दुनिया में हमेशा वो क्या कहते हैं, मखमली गद्दे नहीं होते। करेक्ट। परफ्यूम की खुशबू नहीं आती, असली में पसीने की खुशबू होती है जो उसको ज़िंदगी भर उसके काम आती हैं। परफ्यूम तो क्या बोलते हैं, वो पैसा आने के बाद आप छिड़क सकते हैं, लेकिन आपका तो सस्ता है, बिना पैसे के भी छिड़क लगा आदमी। लेकिन कुल सबसे ज़्यादा खुशबू अच्छी तो पसीने की खुशबू है। बिल्कुल ठीक बात है। वो कहते हैं ना भैया, मैंने वो कहावत सुनी थी कि हार्ड टाइम्स क्रिएट सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल पीपल क्रिएट ग्रेट टाइम्स, बट दीज ग्रेट टाइम्स क्रिएट स्पॉइल्ड पीपल विच ब्रिंग बैक द हार्ड टाइम्स। तो अगर आप सक्सेस लेने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद अपनी अगली जनरेशन को अपनी कहानियाँ, अपने एक्सपीरियंस करवा दो और थोड़े टाइम का स्ट्रगल दिखा दो, तो कोई बुराई नहीं है उसमें यार, और बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों को बिल्कुल खुद से करने दो सब कुछ, या उनको थोड़ा भी कंफर्ट दो, कुशनिंग दो, गद्दा लगाओ पर ज़मीन पे, इसको ऐसे मान के चलो। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ आकाश कि कोई भी व्यक्ति जब अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है, आजकल स्टार्टअप की बाढ़ आ रखी है जी, कोई यूनिकॉर्न बन रहा है, मतलब आजकल तो 1000, 10,000, 5,000 करोड़ तो ऐसा लग रहा है जैसे मूंगफली हो रही है और सब उठा रहे हैं, हम ही रहेगा यार, हैं? तो क्या डूज हैं, क्या डोंट हैं इनिशियल जर्नी में, जब आप पहले 3, 4, 5 साल लगाते हैं किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्या ज़रूर करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए पहले 5 साल? भैया पहले 5 साल ज़रूर जो करना चाहिए उस पर बाद में आता है, क्या नहीं करना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टार्टअप सिर्फ एक फाउंडर टैग के लिए नहीं बनाना चाहिए कि मैं फाउंडर हूँ, कि मैं फाउंडर हूँ। आज के डेट में प्रॉब्लम क्या हो गई है कि लोगों को लगता है कि फाउंडर बनना एक अपने आप में ही कूल फैक्टर है, कि वो फ्लेक्स है। आजकल हमारी जनता जो यूथ है, जेनजी, कहती है फ्लेक्स है यार, आई एम फ्लेक्सिंग दैट आई एम अ फाउंडर। भाई अगर फाउंडर बनना है तो फाउंडर का मतलब समझो, फाउंडर है एक धंधे वाला इंसान। अगर आप दिन के 16-18 घंटे देने के लिए रेडी हो, स्ट्रेस लेने के लिए रेडी हो, ना सुनने के लिए रेडी हो, हर काम खुद करने के लिए रेडी हो, तो प्लीज़ फाउंडर बनो। क्योंकि लोग सिर्फ चकाचौंध देख के फाउंडर बन जाते हैं कि अगला बंदा फाउंडर है तो मैं भी बनूंगा, लोग उसके पीछे की मेहनत बहुत बारी मिस कर जाते हैं। तो पहला, फाउंडर तभी बनो जब आपको वो चीज़ सच्ची में एक्साइट करती हो। सिर्फ 100 लोग फाउंडर बन रहे हैं तो मैं भी बन जाता हूँ, वो वाली कहानी नहीं।
दूसरा, पैसे के पीछे मत भागो। पैसा मतलब फंडिंग। मोस्टली लोगों को लगता है, मोस्टली कहानी जो स्टार्टअप की मुझे आज समझ में आ रही है वो है कि कैसे भी करके ब्रांड बढ़ाओ, फंडिंग मिल जाए, अपन ले और अपन निकल जाए वहाँ से। तो अब एक चीज़ समझो, जो इंसान पैसे लगा रहा है क्या वो बेवकूफ़ है? लोगों को तो यही लग रहा है। और यही प्रॉब्लम है क्योंकि जो लोग पैसे लगा रहे हैं, आई डोंट थिंक उनसे, अब तो मैं भी एंजल इन्वेस्टिंग करता हूँ, जो लोग पैसे लगा रहे हैं उनसे ज़्यादा समझदार तो कोई भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जिस कंपनी में पैसे लगाऊंगा वो कंपनी कितनी चलेगी या नहीं चलेगी, और फाउंडर में कितना दम है या फाउंडर का इंटेंट क्या है। और ये इंटेंट बहुत जल्दी दिख भी जाता है हम जैसे इन्वेस्टर्स को कि यार फाउंडर स्टार्टअप सिर्फ पैसे उठाने के लिए कर रहा है, या फाउंडर सच्ची में कुछ बदलाव लाना चाहता है, या कुछ चेंज लाना चाहता है, या सच्ची में कुछ करना चाहता है लाइफ में। तो आप अगर धंधा बनाओगे, जो धंधा अपने आप इन्वेस्टर को खींचेगा, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आप ये मत सोचो इन्वेस्टर आएगा तो मैं धंधा बनाऊंगा, और लोग ये सोचते हैं कि यार कोई और मुझे पैसे दे और फिर मैं अपना धंधा बनाऊं। ऐसा नहीं होता। आप धंधा बनाओ और आपको पैसे देना दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। आप धंधा तो बनाना शुरू करो, आप एक स्टेप तो रखो। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि सिर्फ एक आइडिया लेके, एक पेपर पे आइडिया लिखा, अच्छी सी पीपीटी बनाई और शुरू हो गए कि यार ये मेरा आइडिया, मेरे को पैसे दो। अरे पहले कुछ कर तो लो। 100 दुकानें खोलने का आइडिया बहुत अच्छी बात है, एक दुकान तो खोल लो। 100 प्रोडक्ट बनाना है बहुत अच्छी बात है, एक प्रोडक्ट तो बना लो। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाए। प्रॉफिटेबिलिटी ना भी आए, मार्केट एक्सेप्टेंस आ जाए। एक चलो एग्जांपल देता हूँ। अभी पीछे एक फाउंडर मेरे पास आया, उसको एक ब्रांड बनानी थी, एक प्रोडक्ट की। अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उनकी ब्रांड में, तो मैं प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा। लेट्स से मुझे ये मग्स की ब्रांड बनानी है। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को ये मग की ब्रांड बनानी है, अब मेरे को इसके लिए 1 करोड़ की फंडिंग चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि सर मेरा मग बिकेगा 200 रुपये का, और मेरा मग की कॉस्टिंग आएगी 90 रुपये की। वो कॉस्टिंग तभी आएगी जब मैं 1 लाख मग ऑर्डर करूँगा, एग्जाम्पल। तो मैंने कहा ओके, अगर आप सिर्फ 100 मग ऑर्डर करते हो या सिर्फ 500 मग ऑर्डर, कितने का मग आएगा? तो उन्होंने कहा मग पड़ेगा मेरे को 150 रुपये का, पर मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। तो ऐसे कुछ मत करो, आप पहले केवल 100 या 500 मग ऑर्डर करो। आप सोचो आपकी कॉस्ट 90 रुपये ही है, पर आप ऑर्डर करो 150 रुपये वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपको जिस तरह का मग बनाना है, आप उसी कंपनी जो मग बेच रही है वैसा उसके मग खरीद लो, उस पर अपनी ब्रांडिंग कर लो, और वो मग शुरू में बेचना शुरू करो। आप सोचो आपकी कॉस्ट 90 रुपये, आप 150 रुपये मत पकड़ो। अगर वो 500 मग में पीएमएफ प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया, लोगों ने वो मग एक्सेप्ट करने शुरू कर लिए, तो और पैसे डाल के ले लेंगे ना यार 1 लाख मग, पर शुरुआत तो करो। ये लोग नहीं समझ पाते। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अगर किसी चीज़ की फैक्ट्री लगानी हो, तो सबसे पहले मुझे फैक्ट्री लगाने से पहले ये करना चाहिए कि जो फैक्ट्री वैसा माल बना रही हो उससे वो माल खरीदूँ, अपनी सेल शुरू करूँ। एक बारी मुझे मेरे पहले 2 कस्टमर मिल जाए, 3 कस्टमर मिल जाए, मेरे को समझ आ जाए हाँ भाई इस माल की इस प्राइस पे एक्सेप्टेबिलिटी है, या मैं बेच सकता हूँ कि नहीं, या मैं बेच सकता हूँ, या मेरा कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। सबसे ज़रूरी है सेल्स। ये आपने भी सीखी है, मैंने भी सीखी है। अगर आपको माल बेचना आ जाए तो उसके बाद प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस। लोग उल्टा करते हैं। लोग उल्टा करते हैं। लोग कहते हैं पहले मैं माल बना लूँ फिर मैं बेचना सीख लूँगा। इंसान को पहले बेचना सीखना है, उसके बाद तो माल बनता ही रहेगा। आपको बनाने वाले 100 लोग मिल जाएंगे। बेचना एक हुनर है जो आपको सीखनी चाहिए। और ये मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, सीखनी चाहिए। लोगों को समझ नहीं आती, एवरी पर्सन इज़ अ सेलर। हम बचपन से पैदा होते ही सेलू बच्चे हैं। सेलू इंसान सेलू है। आज मेरा बेटा, उसको पता है कि अगर मुझे चॉकलेट चाहिए तो मुझे कम से कम 5 मिनट रोना पड़ेगा। उसको ये भी पता है वो कितने मिनट रोएगा क्या चीज़ लेने की। जितनी बड़ी चीज़ उतना लंबा रोना, राइट? तो एवरीवन इज अ सेल्समैन। हम लड़की को पटाने के लिए अपने आप को बेचते हैं, हम जॉब लेने के लिए अपने आप को बेचते हैं, हम डिस्काउंट लेने के लिए अपने आप को बेचते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं सुबह उठते ही शुरू करते हैं और रात तक अपने आप को बेचते हैं। एक लेडी अपनी घर में मेड या काम वाली को रखने के लिए भी अपने आप को बेचती है कि तू मेरे घर काम कर, मैं तेरे को ऐसे 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 ट्रीट करूंगी। एवरीवन इज अ सेलू। आपको बस अपना वही अंदर का माइंडसेट, बेचने का तरीका अपने धंधे में डालना है। दैट्स इट। और ये चेक करना है कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ। अगर आपने बेचना सीख लिया, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज सेल्स, एवरीथिंग। भैया आप मुझसे इतनी चीज़ें पूछ रहे हो, बट मेरा मेन मोटिव आपसे मिलने का और जो मैं इतना एक्साइटेड हुआ जब आपकी टीम का फ़ोन आया, वॉज क्योंकि मैंने आपके इतने वीडियोस से इतनी मोटिवेशन ली, एंड आई थिंक मेरी उस स्ट्रगल वाली जर्नी में यू बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी।
मेरा अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने का मन है। अरे मैंने आपको बुलाया है सवाल पूछने के लिए। भैया बुलाना नहीं, अब साथ बैठे हैं ना। मेरा आपसे क्वेश्चन पूछने का मन है, और वो इसलिए पूछने का मन है क्योंकि 90% लोग भैया स्ट्रगल कर रहे हैं। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, हर एक को कुछ बनना है। कोई कहता है मुझे अमीर बनना है, कोई कहता है मुझे सक्सेसफुल बनना है। लोग वर्ड्स ऐसे ही फेंक देते हैं कि यार मैं अमीर बनना चाहता हूँ। पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भैया अमीरी की डेफिनेशन क्या है? आप किसी इंसान को कैसे समझाओगे कि उसके लिए अमीर का मतलब क्या है? मैंने आपको बोल दिया मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे अमीर का मतलब समझाओ भैया। आपके हिसाब से एक अमीरी की व्हाट इज द डेफिनेशन? यार मेरे हिसाब से तो आकाश सबके लिए डेफिनेशन अलग अलग होती है। ठीक है। कैसे? अब एक आदमी फॉर एन एग्जांपल ऑटो चलाता है या रिक्शा चलाता है, ठीक, और उसको रोज़ का 1,000 रुपया मिलता है जी कमाई, जी ठीक। एक दिन उसको 3,000 रुपये मिला, जी, ठीक, तो वो खुश खुश सोएगा कि यार 1,000 मिलता था और अब मिला है 3,000 रुपये। और कोई और बड़ा आदमी जिसका शेयर प्राइस 100 रुपये का था और उसको उम्मीद थी कि आज हो जाएगा 120 रुपया, लेकिन वो हो गया 110 रुपया। जिसको उम्मीद थी कि 120 पे चला जाएगा लेकिन 110 हुआ। तो ऑल्दो उसका शेयर प्राइस बढ़ गया और उसने करोड़ों अरबों रुपए भी शायद उस दिन कमा लिए होंगे, लेकिन रात को वो उदास सोएगा। ठीक बात है। तो पैसा उसने कहीं कई गुना ज़्यादा बनाया, लेकिन खुश कौन सोया? जिसने 1,000 का 3,000 रुपये बना लिया था। तो सबके लिए खुश होने का, सक्सेस होने का अलग पैरामीटर है। सवाल यह है कि आप कौन से जोन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ठीक बात है। ठीक, तो जो आदमी ओपनिंग बैटिंग कर रहा है ना, तो वो तो चाहता ही है कि मैं 100 से नीचे ना हूं, लेकिन जो 6 डाउन 7 डाउन जा रहा है वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर लूं, 10 15 20 रन, तो मेरी टीम के लिए बहुत ठीक रहेगा। तो हर व्यक्ति के लिए सक्सेस का अलग डेफिनेशन है, और मेरे लिए सक्सेस का एक ही पैरामीटर है और वो है फोकस। ओके। अगर आपका फोकस नहीं है ना पहले 3-4 साल किसी एक चीज़ पे, तो आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आजकल के यंग जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो पहले ही दिन 10 काम करना चाहती है। वो चाहती है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं यहाँ भी हाथ डाल लूँ, मैं वहाँ पर भी हाथ फंसा लूँ, यहाँ पैर फंसा लूँ। होता नहीं है। आप 10, 12, 15 साल के बाद तो अपना अम्ब्रेला खोल सकते हो, लेकिन पहले 3 साल, 4 साल, 5 साल एक ही काम है जिसमें सोना, जागना, खाना, पीना सब उसमें घुस जाना चाहिए, और वो वैसा ही करना चाहिए जैसे शुरू में आपको मोहब्बत होती है ना किसी लड़की के साथ। तो दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते, खाते पीते सिर्फ उसी का ध्यान रहता है। करेक्ट। आप लंबी लंबी बातें करते हैं उससे 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। इवन जो लड़के लड़कियां सुन रहे हैं जो इस मोहब्बत में के दौर से गुजर रहे होंगे, पूरी रात बिना सोए उससे बात चलती रहती। क्या बात कर रहे हैं नहीं पता, करेक्ट, लेकिन बात कर रहे हैं, ना थक रहे हैं ना परेशान हो रहे हैं। तो काम से मोहब्बत वैसी होनी चाहिए जैसे माशूका से होती है। तो अगर आपको वो मोहब्बत जो माशूका से हो रही है वो काम से हो जाए पहले 3 साल, कि उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते सिर्फ उसी का ध्यान है, थक नहीं रहे, पूरा रात बात कर रहे हैं, नहीं थक रहे, वो आपको सफलता पे लेके जाती है। लेकिन जहाँ आपका फोकस गड़बड़ा जाता है, जहाँ आपको थकावट महसूस होने लगती है, तो इसका मतलब आप सही काम में नहीं है। मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप हमको मोटिवेट करिए इस बिज़नेस को काम करने के लिए, तो मैं कभी कभी खुद ही अपने बिज़नेस पे या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता हूँ ये बोलकर कि अगर आपको मोटिवेशन का ज़रूरत है तो आप गलत काम में हैं। ठीक बात है भाई, आपको मोटिवेशन का ज़रूरत ही क्यों है? आप काम वो कीजिए जिसको करने में आपको मज़ा आए। नहीं, एक काम करना है तो वो करना है ना, बात खत्म होगी। अब इसमें मोटिवेशन कहाँ से आ गया? ठीक बात है। अब आपको घर जाना है फॉर एन एग्जांपल, यहाँ से निकलने के बाद अब मैं आपको मोटिवेट थोड़ी करूंगा कि यार आकाश तुमको घर जाना बहुत ज़रूरी है, ये है जो चीज़ करनी है सो एट द एंड ऑफ द टाइम करनी है। तो मेरे हिसाब से फोकस का बहुत बड़ा रोल है, और पहले 3-4 साल जो भी आप काम कर रहे हैं उससे वैसे ही मोहब्बत करें जैसे अपनी माशूका से करते हैं, 200% रिजल्ट आता है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं इसमें बस ये ऐड करूंगा कि मेरे लिए जो सक्सेस का मंत्र है ना, मेरी डेफिनेशन, और वो सबके लिए लागू हुआ है, आई थिंक दैट इज़ भैया फाइनेंशियली फ्रीडम। मतलब पहली चीज़, आपको रात को खुश सोना है। जो इंसान रात को खुशी से सोने जा रहा है, मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल है। क्या बात है। अब रात को खुशी से सोने के लिए आपकी ज़िंदगी की 3 पैरामीटर हैं जो मीट होने चाहिए। 3 पहलू, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और एक है कंपनी। अगर आपने अपनी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आज रोटी खाई है, ग्रेट। अगर आपने अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कपड़े पहने हैं, ग्रेट।
अगर आप अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब के छत के नीचे सो रहे हैं, कि आपका पंखा, एसी, कूलर जिसमें आप कंफर्टेबली सो पा रहे हैं, ये तीनों चीज़ें अगर आप अपने लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और चौथा, जिन लोगों के साथ आप सो रहे हैं या जिन लोगों के साथ मैंने दिन बिताया है, वो लोग अगर आपके चाहते हैं और जो करते हुए बिताया है, आपकी लाइफ में खुशी 100% है, आप सक्सेसफुल हो। अब वो 2 लाख रुपए महीना हो, लाइफ सॉर्टेड है। लाइफ सॉर्टेड है। अब चाहे आप ऑटो चला रहे हो या आप मर्सिडीज चला रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, अगर आपने ये 4-5 चीज़ें अपनी लाइफ में पाली, अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी से मैच करते हुए, लोग ये नहीं करते। एक लड़का, लड़की या बच्चा या एक नया नया ग्रेजुएट ये नहीं बोलता मुझे गाड़ी लेनी है, वो ये बोलता है मुझे मर्सिडीज लेनी है। भैया पहले तुम अपने नीचे 4 पहिए लगाओ, वो ऑल्टो भी हो सकती है। पहले अपनी नेसेसिटी पूरी कर लो, 4 पहिए लगा लो, उसके बाद मर्सिडीज की तरफ भागो, वो गाड़ी तुम्हारे को हेल्प करेगी। सीधा ही अगर यहाँ से मर्सिडीज की छलांग मारोगे तो अपने ही बोझ तले दब जाओगे, अपने ही एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दोगे अपने आप से, ओवर एक्सपेक्टेशन। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि जैसे जिम में शुरू में जाते हैं तो पहले दिन 100 किलो का डंबल नहीं उठाते हैं। करेक्ट, उसके बाद जा ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं पाओगे, एनर्जी नहीं बचेगी, बॉडी टूट जाएगी। धीरे 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 धीरे, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी सीढ़ी। लेकिन यंगस्टर को कैसे समझाएं इन बातों से? मैं आपके साथ बातें ही भगवान करे कि हमारी अगली 15-20 मिनट की बातें इतने यंगस्टर्स से पहुंच जाएं कि जो ज्ञान आपको, मुझे अपनी अर्ली एजेस में मिल गया था, इनको भी वो ज्ञान मिले, ताकि वो भी अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपना सक्सेस पाएं। यार हमको तो याद है, हम घर घर जाके जब डोरबेल बजाते थे अपना माल बेचने के लिए, तो आधे दरवाजे तो मुंह पे बंद हो जाते थे। बिल्कुल ठीक बात है ना। और परफ्यूम आप बेचते हैं, हमने तो पसीना ही स्मेल किया है। ठीक बात। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत लोगों ने पसीना स्मेल किया है, जो आज एसी कमरे में बैठकर महंगे महंगे परफ्यूम लगा रहे हैं। लेकिन वो पसीना स्मेल नहीं किया होता अगर, मुझे याद है हेलमेट लगाते थे ना जब गर्मी जून जुलाई में, तो हेलमेट से जो फ्रेगरेंस आती है ना पसीने की, हा, मतलब पूरा किरदार महकता है फिर आपका। और जिसके पास से गुजर जाए तो बैठना ना दे आपको अपने पास। ठीक बात है। मुझे शुरू के 3, 4, 5 साल की ये वाली ऐसी तैसी थी ना, ये आजकल के लोग नहीं करते यार। भैया लोग ना थ्रेशोल्ड पॉइंट नहीं पहुंच पाते। थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? आप बाल्टी में पानी भर रहे हो, अब आप पानी जितना मर्जी भरते रहो, जब तक वो पानी बाल्टी के टॉप पे नहीं आएगा तब तक झलकेगा कैसे, बाहर कैसे गिरेगा? लोग मोस्टली बाल्टी बस भरने वाली होती है, वहाँ पे पानी बंद कर देते हैं। मतलब अगर आपकी किस्मत में 1 लाख दरवाजे लिखे थे कि जब तक मिस्टर सोनू शर्मा 1 लाख दरवाजे नहीं खटखटाएंगे तब तक उनको तरक्की नहीं मिलेगी। अब यही अगर आप 99,999वें दरवाजे पर रुक जाते तो आपकी वो पूरी मेहनत जीरो थी। तो कंसिस्टेंटली लगे रहना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल आकाश वैसे ही है, मतलब जैसे कि जो स्टीम इंजन है ना वो 212 डिग्री पे ही चलता है। ठीक बात है। आपका पानी जिंदगी भर अगर 211 पे उबलता भी रहे ना तो आपकी गाड़ी चलती नहीं है। वो 212 तक पहुंचना है, वो बाल्टी को ऊपर तक छलकना है। बिल्कुल। अगर 210 डिग्री तक भी उबलता, 210 डिग्री भी गर्म होता ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं गर्म होता, लेकिन चलेगा कब? जब वो पानी 212 पे हिट करेगा। तो बहुत सारे लोगों का पानी जिंदगी भर 207, 208, 209, 210 पे उबलता रहता है। कहने को वो मेहनत हो रही होती है, गर्म भी होता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता। तो हमें भैया एक चीज़ अब डिस्कस करनी चाहिए, और ये ऑडियंस के लिए हमारी बहुत ज़रूरी है, यंगस्टर्स के लिए, कि चाहे लड़का हो लड़की हो, जो मर्जी हो, ऐसे क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक यूथ में जिनसे उसका सक्सेस बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाए? देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ आकाश, कि आप जिस फील्ड में महारथी बनना चाहते हैं जी, आपको उसका कीड़ा हो जाना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अगले 5 साल में या अगले 3 साल में इस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और वो कैसे होगी? वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके होगी। आपको आपकी फील्ड के टॉप 5-10 लोगों को ढूंढना चाहिए। वो लोग क्या क्या कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्या क्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं पता होना चाहिए। वो लोग साला क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सफलता का बड़ा सिंपल सा फिलॉसफी है यार, कि एक सफल आदमी को देखो, जो वो कर रहा है वो करो, एक दिन आप भी सफल हो जाओगे। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? पर लोग कहते हैं कि यार वो तो यहाँ तक पहुँच गया, मैं उसको देख के डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं तो इतना बड़ा बन ही नहीं सकता। उसमें एक इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको जो बनना है पहले उसकी हिस्ट्री खोल लो। ये देखो, जब वो इंसान आपकी उम्र का था तब वो क्या कर रहा था, और जब आप उसकी वो हिस्ट्री जान लोगे
तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं अभी भी जब मेरे साथ लोग काम करते हैं ना, तो वो हमारा आज का रूप तो देख लेते हैं कि सर तो कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं, सर तो सोशल मीडिया भी कर रहे हैं, सर तो ब्रांड प्रमोशन भी कर रहे हैं, सर तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो हमको भी ये कर लाना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ, मेरे आज से अपना आज मत मिलाओ, ठीक बात है। मेरे कल से अपना आज मिलाओगे तो कंपैरिजन ठीक रहेगा। तो आपको ये जानना चाहिए कि अपन ने पहले 5 साल 6 साल 7 साल जो किया, क्या आप वो कर रहे हो? अगर आपको जवाब आता है हम वही कर रहे हैं, तो आप सही रास्ते पे हो। तो 5 में से 2 तो हमने सॉल्व किए। एक फोकस, हमारी 100% फोकस, मोहब्बत अपने काम से जैसी माशूका से करते हैं। बहुत बढ़िया। तो पहला, अपने काम से वैसी मोहब्बत जैसी आप माशूका से माशूक से करते हैं। दूसरा, जो बनना चाहते हो उसकी हिस्ट्री पढ़ो, उसके बारे में जिस पढ़ो। व्यक्ति के बारे में कोई ना कोई आपका आइडियल होगा। अब मान लेते हैं कि कोई आदमी क्रिकेट खेलना सीखना चाहता है, तो मैक्सिमम लोगों के आइडियल कौन थे? सचिन तेंदुलकर। करेक्ट। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर बनने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि सचिन तेंदुलकर कैसे सचिन तेंदुलकर बन गया। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। तो माइकल फिलिप्स ने जब मार्क स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ा हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड का इन ओलंपिक, तो उसने कहा कि मैंने पहले स्टडी की कि मार्क स्मिथ करता क्या था। तो मुझे मालूम चला कि वो 8 से 9 घंटे रोज़ पानी में प्रैक्टिस करता था। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे उसका रिकॉर्ड पानी में तोड़ने से पहले उसकी मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए। करेक्ट। अगर वो 8 घंटे पानी में बिता रहा है एज अ मेहनत, 4 साल ओलंपिक के लिए कर रहा है, तो मुझे कम से कम 8 के 12 करने हैं। ठीक बात। अगर मैं उसकी मेहनत का ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, तो मैं प्रैक्टिकली उसका रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसकी मेहनत का रिकॉर्ड को स्किप मार रहे हैं। तो लोग तो ये होगा नहीं। कर्म भूल जाते हैं, फल चाहिए। सबको फल चाहिए, और वो भी रेडीमेड मैगी टाइप चाहिए। करेक्ट। तो वो आप जिस व्यक्ति को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, आपको उससे ज़्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए। उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, क्या पढ़ता है, क्या करता है, उसकी चीज़ों को कॉपी करके पेश कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो आप उससे भी आगे निकल सकते हैं, और अगर ऐसा आप नहीं कर सकेंगे तो आप एक एवरेज ह्यूमन बीइंग और एक एवरेज इंसान बन के रह जाएंगे। मैं स्कूल में पता क्या करता था? समर वेकेशन होती थी तो प्रोजेक्ट मिलता था कि समर वेकेशन में प्रोजेक्ट। हम तो बैक बेंचर हैं, आप भी बैक बेंचर थे, मैं भी फेल हुआ, आप भी फेल हुए, और बैक बेंचर ही आगे निकलते हैं। तो क्या होता था, समर वेकेशन में प्रोजेक्ट मिलते थे। क्या कहते हैं फ्रंट बेंचर के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, बैक बेंचर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। क्योंकि आलसी होता है ना कि फटाफट कैसे करना पता है, टीचर डांटेगी, पूछेगी तो फटाफट सॉल्यूशन ले आएगा। करेक्ट। तो समर वेकेशन पूरी मस्ती करता था। लास्ट के जब 5-6 दिन बचे होते थे, तो मैंने ना अपने स्कूल के टॉपर्स को पटाया होता था बहुत ज़्यादा, उनको खिलाता पिलाता था, घुमाता था सब कुछ। तो मैं 4-5 जो मेरे टॉप के अपने स्टूडेंट्स थे स्कूल के, उनके पास जाके उनके प्रोजेक्ट ले आता था। अब मैंने किसी का A टेपा, किसी का B टेपा, किसी का C टेपा, इन सब 4-5 का टेप के अपना प्रोजेक्ट बनाता था। बेस्ट नंबर मेरे आते थे। तो आप इंस्पिरेशन लो और उसमें थोड़ी सी अपनी अकल यूज़ कर लो, एंड दैट्स अ शॉर्टर जर्नी। तो भी हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक तो कर लिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, वन इज फोकस फोकस प्लस मोहब्बत, आप उसको ऐड ऑन कर लीजिए। करेक्ट। तीसरा, वन इज फोकस, सेकंड इज कॉपी पेस्ट। जिसकी तरह बनना चाहते हो उसकी पूरी आप हिस्ट्री जान उसकी लो, मेहनत को बीट करो। सबसे पहले उसकी मेहनत को बीट उसकी मेहनत को बीट कर गए आप, तो उसकी सक्सेस को बीट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। मेहनत बीट नहीं कर सकते अगर आप किसी की, तो उसकी सक्सेस को बीट नहीं कर सकते। बड़ी पंच लाइन बोल दी यार मैंने तो, है ना। और किस्मत साथ भी उन्हीं का देती है। कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आप अपनी किस्मत को इतना पटा लो अपनी मेहनत से कि किस्मत अपने आप ही आपकी मेहनत देख के आपके पास आ जाए। बिल्कुल। चले यार। तीसरा आप बताओ, 2 तो मैंने बता दिए भैया। मेरे हिसाब से सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। आपको भगवान ने 5 सेंसेस दिए, ठीक है ना? 1 सूंघना, सुनना, देखना। तो चलो आप बोलो, फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ। एक तो देखना हो गया, देखना, एक सूंघना, एक टच, ये जबान का जो टेस्ट होता है, टेस्ट, और एक हियरिंग होगी, ठीक है, और एक हाथ से छूना, वो टच में आ गया, और एक बोलना, आउटफ्लो। अब आप इसमें देखो कि आपके 5 सेंसेस में से 4 सेंसेस हैं इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग है, एक आउटगोइंग है। तो जो आपका सबसे कम है, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत भी उसी पे करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स। इंसान बिजनेस में भी कम्युनिकेशन का रोल होता है क्या? हर जगह। कहाँ नहीं होता, मेरे को बताओ ना। हर जगह कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को, लड़का लड़की जो मर्जी हो, जिस मर्जी उम्र का हो, राइट कम्युनिकेशन एंड राइट मैनरिज्म्स आने बहुत जरूरी है। दूसरा वर्ड क्या बोला आपने? मैनरिज्म, एटिकेट। ये क्या होता है? तहजीब, कैसे, थोड़ा समझाओ। फिर कम्युनिकेशन पे भी आऊंगा। तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूँ, लिफ्ट आ गई, लिफ्ट में लोग हैं, पहले मुझे अंदर जाना चाहिए, उनको निकलने देना चाहिए? ऑब्वियसली निकलने देना चाहिए, ठीक है ना। बहुत लोग नहीं करते, लोग पहले घुस जाते हैं। भाई साहब, पहले जगह बनेगी तभी तो अंदर जाओगे। मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, मैं बीच वाली सीट में बैठा हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। दुनिया को भी ये नहीं पता कि दोनों आर्म रेस्ट मेरे हैं।
लोग क्या करते हैं, जो साइड में विंडो पे बैठा है, कैपिटलिज्म है, जो साइड में विंडो पे बैठा है उसकी विंडो भी हो गई और उसने मेरी आर्मरेस्ट पे भी रख लिया। ये मैनरिज्म है छोटा सा। आप लिफ्ट का एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको लिफ्ट में ऊपर जाना है, अब आप कौन सा बटन दबाओगे, ऊपर का या नीचे का? ऊपर जाना है तो लोग समझते हैं कि लिफ्ट कहाँ है पहले। हाँ, अगर लिफ्ट नीचे है तो लोग ऊपर का दबाएंगे कि ऊपर आ जाएगी। मैं भी पहले ऐसे ही करता था। हाँ, तो मेरे को भी ये दिक्कत थी। मेरे को फिर किसी ने समझाया कि भाई ऊपर जाना है तो जहाँ जाना है वहाँ का बटन दबाओ, ये नहीं कि ऊपर से लिफ्ट को नीचे बोलो नीचे का बटन दबा के। तो एटिकेट्स और लड़की के साथ हो या किसी बुजुर्ग के साथ हो, बड़े के साथ हो, तो दरवाज़ा आपने खोलना है। आप बैठे हो, कोई आपसे मिलने आया है, आप खड़े होके हाथ मिलाओगे। कोई आपके घर से जा रहा है, आप उसको उसकी गाड़ी, उबर, ऑटो बाहर तक छोड़ने जाओगे। कोई घर में आया है पहले ही, या ऑफिस में आया पहले ही 2 मिनट में पानी ऑफर होना चाहिए। तो बहुत सारे मैनरिज्म्स, एटिकेट, तहजीब, ये लोगों में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पहले 5 मिनट में किसी का दिल जीत सकते हो जस्ट बाय योर मैनरिज्म और योर एटिकेट। क्या बात है। अगर ये समझ आ जाए लोगों को, और बहुत ये छोटी सी चीज़ है जबकि। अरे भैया, और ये छोटी छोटी, इट इज़ एक्चुअली द स्मॉल थिंग्स दैट मैटर। आप जब किसी को पटाते हो, जैसे हमने माशूक की बात करी या माशूका की बात करी, तो आप उसे 3-3 घंटे जब बातें कर रहे हो या आप उसके लिए छोटे छोटे जेस्चर कर रहे हो, बड़ी चीज़ें मैटर नहीं करती। ऑलवेज स्मॉल थिंग्स, इट इज़ द स्मॉल थिंग्स। Yes. और ये सेम चीज़ आपके धंधे में, आपके एम्प्लॉयज़ में, आपके इन्वेस्टर्स में, आपके कस्टमर्स में, सब में कॉमन है। अगर आप सामने वाले को अच्छा फील करा दो तो आपका आधा बैटल वहीं पे आप जीत चुके हो। ऑल अबाउट हाउ यू ट्रीट पीपल, हाउ यू मेक देम फील। पता है, ये बात बहुत लोग ओन या अग्री नहीं करेंगे, पर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, पहले 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर सामने वाला डिसाइड कर लेता है कि वो आपको रखेगा या नहीं करना, जस्ट फॉर द हाउ ही और शी फील अबाउट यू। बस आप अपना सीवी जितना मर्जी सुंदर बना लो, अगर आप खुद सुंदर नहीं हो, सुंदर का मतलब देखने में नहीं, आपके बोलने से, आपकी खुशबू से, आपकी बातचीत से, आपके मैनरिज्म, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, तो आप वहीं रिजेक्टेड हो। आप लोग जब हायरिंग करते हैं तो सोचते हैं सब? मैं 100% सोचता हूँ भैया, क्योंकि अगर मेरे को सामने वाला, सबसे ज़्यादा बड़े पे स्केल पे किसको हायर किया? मैं वैसी बातों में से बात निकाल रहा हूँ भैया। किसको क्या मतलब, आई थिंक कितनी सैलरी पे हायर किया आपने? सबसे टॉप हैं, साल के 2-2.5 करोड़ रुपए साल लेते हैं। 2.5 करोड़ रुपए देते हैं आप उसको साल के किसी व्यक्ति को? हाँ जी। एक तो क्या देखते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर जब आप 20 लाख रुपए की सैलरी पे किसी को हायर करते कि हैं? क्या उस व्यक्ति में उतना ही डिग्री देखते हैं क्या? क्या देखते हैं? डिग्री कभी भी नहीं। सीरियसली? कभी भी नहीं। मतलब आप किसी को 20 लाख रुपए की सैलरी पे हायर कर रहे हैं और आप उसका डिग्री चेक नहीं करते? भैया मैंने आज सच्ची पूछ रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने आज तक, अगर आप मेरी कंपनी में देखोगे, बहुत कम आपको वो IIM IIT जैसे लोग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को वो लोग चाहिए जिनमें मेरी तरह ही जज्बा हो कुछ करने का। वी वांट क्रेजी पीपल। तो IIT IIM में भी तो जज्बा होता होगा। नहीं भैया, मैं ये नहीं कह रहा IIT IIM खराब होते हैं, बट जब आप थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड होते हो ना, तो आप एक टाइम पे आने के बाद डबल मेहनत करते हो उस स्पीड को मैच करने के लिए। तो मैं हमेशा एक इंसान में उसका वो जज्बा ढूंढता हूं कि उस इंसान में क्या वो जज्बा है जो मेरे एम को, मेरे ड्रीम को डबल बनाएगा। ये चीज अगर आप लोगों में देख पाओ, और इसीलिए मैनरिज्म्स, एटिकेट्स, कंडक्ट। तो जब आप इंटरव्यू लेते हैं किसी का, तो आप कैंपस इंटरव्यू भी लेते हैं या? नहीं, कैंपस इंटरव्यू हम इतने नहीं लेते, लेकिन वैसे नॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। तो क्या चेक करते हैं? व्यक्ति आपके पास आके बैठा अपना CV लेकर, सबसे पहले व्यक्ति मेरे, अच्छा CV तो मैं देखता नहीं हूँ। CV नहीं देखते? मैंने आज तक जिंदगी में हज़ारों इंटरव्यू लिए होंगे, CV मुझे याद ही नहीं मैंने कितनों के देखे। क्या देखते हैं? पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, हुनर और जिगरा, ये 4 चीज़ें। पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, हुनर एंड जिगरा। पर्सनालिटी वहाँ से शुरू हो जाती है जब से वो मेरे ऑफिस में एंटर करता है। मेरी नॉट इन योर केबिन, नॉट इन माई कैबिन, नॉट इन योर, बट इन योर ऑफिस, इन माई ऑफिस, रिसेप्शन। मेरे गार्ड से लेके, जब मैं किसी अच्छी पोजीशन पे हायर करता हूँ, तो मेरे गार्ड से लेके मेरी असिस्टेंट या HR जो हेड हैं, वो मेरे को पूरी रिपोर्ट दे देती हैं कि इनका अंदर आने के बाद ये बैठने का तरीका, किससे बात करने का बर्ताव, किस तरह का बर्ताव। मतलब वो ऑफिस के अंदर आता है, इंटरव्यू उसका चालू हो चुका होता है। 100%। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बारी एक कैंडिडेट को बस इस बेसिस पर रिजेक्ट किया कि उसने मेरे ऑफिस बॉय जो चाय सर्व कर रहा था उससे तमीज़ से बात नहीं करी, और मैंने एक इंसान को एक्सेप्ट किया जिसका पहला जेस्चर ये था कि जैसे उसके आगे पानी रखा गया, उसने मेरे ऑफिस बॉय को थैंक यू भैया बोला।
आप बस अगर छोटी छोटी चीज़ें लाइफ मैटर में, करती हैं चीज़ें, बहुत मैटर करती हैं भैया, क्योंकि आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपके ऑफिस के कल्चर पे। आपके ऑफिस में किस तरह के लोग हैं वो आपके सक्सेस को डिटरमिन करते हैं, क्योंकि वही लोग आपके अगले अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आप ऑफिस में माहौल बना लो गाली गलौज का, लेस मैनरिज्म्स का, कैजुअल, आपका वैसे ऑफिस बन जाएगा। लोग गालियां दे रहे होंगे, रिस्पेक्ट नहीं होंगी, लड़कियां काम नहीं करेंगी। आप अपने ऑफिस में तहजीब रखो, फन होना चाहिए बट अंडर कंट्रोल। एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टफुल। कम्युनिकेशन का क्या रोल है? कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ज़िंदगी है ही सारी कम्युनिकेशन। आप और मैं बैठ के बातें करेंगे, हमारी बातें दुनिया सुनेगी, कुछ सीखेगी, यही कम्युनिकेशन है। मेरे कैबिन में या मेरे ऑफिस में जब कोई आ रहा है और मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, एक इंसान को मैंने रिजेक्ट किया, क्यों? मैं उनसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, वो मुझे जवाब दे रहे हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश अच्छी भी नहीं है बट उनको ऐसा लग रहा है कि यार क्योंकि मैं सामने वाले से इंग्लिश में बोलूँ, अरे भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, तुम मेरे से वो सोच रहा होगा ना कि 8,000 करोड़ कंपनी का मालिक है बेला वीटा, मैं अंग्रेजी में बात करूंगा क्या तो आज ही ज्वाइनिंग पक्की है। क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। तुम मुझ तक अपनी बात समझा दो, मुझे वो चाहिए। अब तुम हिंदी में समझाओ, पंजाबी में समझाओ, हाथ हिला के समझाओ, डजंट मैटर। अपनी बात तमीज से समझानी आनी चाहिए। मेरे को इंग्लिश। आकाश, अंग्रेजी का क्या रोल है यार किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर? अंग्रेजी बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है यार। अंग्रेजी, बहुत सारे हमारे जैसे लड़के हैं जिनका अंग्रेजी में बड़ा हार्ड टाइट है, बड़ा इन्फीरियरिटी होता है यार उनको कि कॉर्पोरेट में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अंग्रेजी तो हमें ठीक से आती नहीं है। आप लोग कॉर्पोरेट में हैं, कंपनियां रन करते हैं, बेचते खरीदते भी हैं, क्या रोल है यार इंग्लिश का? जीरो रोल है इंग्लिश का। सच सच बताओ। ये सच बता रहा हूँ, 100% जीरो रोल है भैया। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज मेरे को एक पोजीशन में एक इंसान को रखना है। एक है जो बहुत बढ़िया फराटे से इंग्लिश बोलता है पर अपने काम में एवरेज है। एक है जिसकी इंग्लिश इतनी सॉलिड नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी है और अपने काम में माहिर है। मैं किसको रखूंगा यार? मैं ऑब्वियसली उसको रखूंगा ना जो अपने काम में माहिर होगा या जिसके पास वो राइट एक्सपीरियंस होगा। तो रादर दैन फोकसिंग, पता है बहुत ज़रूरी है, चलो एक ये पॉइंट है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो, वीकनेस पे नहीं। लेट्स से आपकी वीकनेस है इंग्लिश पर आपकी स्ट्रेंथ है सेल्स। अब आप मेरे ऑफिस में और मैंने बोला एक काम करो सोनू जी, आप मेरे को एक पेन बेच के दिखाओ। अब आप मेरे को इम्प्रेस करने के लिए पेन बेचो हिंदी में ना यार, इंग्लिश में पेन बेच के क्या फ़ायदा होगा? इफ़ यू कैन इम्प्रेस मी विद योर स्किल्स, आई डोंट केयर वॉट लैंग्वेज यू स्पीक, जस्ट डू माई जॉब। और लोग यहाँ पे धोखा खाते हैं। अगर आपको इतना ही कॉम्प्लेक्स है अपनी इंग्लिश का तो जाओ सीखो यार, प्रैक्टिस करो, बात करो, अच्छे बनो। अच्छे बनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मत सोचो कि आपकी कामयाबी का कारण केवल इंग्लिश होगा। रोड़ा नहीं है वो आपकी। रोड़ा नहीं है। आपकी कामयाबी का कारण केवल और केवल कम्युनिकेशन है एंड कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस, इंग्लिश नहीं है। लोगों को ये समझ नहीं आता। इंग्लिश एक कंधे बंदूक रख के चला देते हैं। भैया एग्जांपल देता हूँ यार, और हम इंडियंस ये बहुत गलत करते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई इंडियन टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है, उसका मजाक उड़ाते हैं। आपने कभी किसी फ्रेंच, इटालियन, यूरोपियन देशों के अच्छे अच्छे लीडर्स के इंटरव्यू सुने? आप देखते हो उनकी इंग्लिश कितनी टूटी फूटी होगी। आता ही नहीं है किसी को। चाइना देख लो यार, बोलते ही नहीं है वो लोग। किस चाइनीज की इंग्लिश बहुत बढ़िया है, आज टॉप कर रहे हैं हर चीज के अंदर। हमारा फोकस ही गलत है। हमारा फोकस है इंग्लिश अच्छी बोल रहा है बंदा अच्छा होगा। अरे भाई बंदे का काम देखो। और सामने वाला भी सोचता है इंग्लिश अच्छी बोलूंगा ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट मिल जाएंगे, लिमिटेड प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे, छोटे टाइम के लिए मिलेंगे। क्योंकि मैं ना एक जगह डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने बोला कैंपस प्लेसमेंट जब होती है तो जो प्लेसमेंट करने वाले लोग आते हैं वो पहला देखते हैं यार कि इसको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती। नहीं, वो ये देखते हैं कि इसमें हुनर कितना है, कि इसमें प्रैक्टिकलिटी कितनी है, इसमें कॉन्फिडेंस कितना है। लेट्स से मेरी इंग्लिश कमज़ोर है और आप कोई बहुत बड़ी कंपनी से आए हो मुझे इंटरव्यू लेने के लिए, और मैं घुसा आपके कैबिन में, इंटरव्यू रूम में, और आपने मुझसे कोई, चलो एक मॉक इंटरव्यू करते हैं भैया, आप मुझसे पूछो ना कुछ, इंग्लिश में कि हिंदी में, जैसे आपका मन करे। आप इंटरव्यू लेने आए हो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से, माय नेम इज़ आकाश, और मैंने अभी अपनी डिग्री खत्म करी है, अब मैं प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा, तो पहला सवाल आकाश आपसे ये है कि ज़िंदगी में कभी फेल हुए हो क्या? ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा? बिल्कुल हुआ है सर, बट आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम यू सर, वुड यू लाइक मी स्पीक इन इंग्लिश, और हिंदी में बात कर सकता हूँ सर? जिसमें कंफर्टेबल हो यार आकाश, उसमें बात करो। सर हिंदी में मैं बहुत अच्छा हूँ, चलेगा ना? इंग्लिश में मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है, पर अगले 6 महीने में परफेक्ट हो जाऊँगा। क्या अब हम अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैंने आपका यही दिल जीत लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आता तो आप पहली लाइन ये बोलो कि सर इंग्लिश और हिंदी में आप में से किस में कंफर्टेबल हैं। अगर सामने वाला अंग्रेजी बोल दे तो क्या आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन? नहीं, सो सॉरी सर,
यू, और मैं वैसे ही बोलता हूँ, सो सॉरी सर, यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश, मी नॉट सर। इतनी इंग्लिश सीख रहे हैं, सर, यू कंफर्टेबल इंग्लिश, मी नॉट सर। इतनी सबको आती है, इतनी आप इतनी ऑटो तो वाले सीख लेगा। सबको आती है सर, मी नॉट। पर मैं आपको हिंदी में जो पूछे जवाब सही से दे सकता हूँ, टनाटन जवाब दे। टनाटन जवाब दे सकता हूँ। वो बंदा वही इंप्रेस्ड है भैया, क्योंकि जो इंसान ऊपर बैठा है उसको काम करने वाले लोग चाहिए, उसको इंप्रेशन जमाने वाले लोग नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत छोटी है। तो 3 चीजें डिस्कस कर ली, फोकस जी। नंबर 2 वाज जिसके जैसे बनना है उसको कॉपी पेस्ट करके पढ़ना थोड़ा शुरू better कर दो उसको, पढ़ना अच्छे शुरू, और पढ़ने में उसकी किताब मेहनत को बीट करना है। पढ़ा। आजकल तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है ना, फन है। पढ़ाई क्या है? यूट्यूब है। पढ़ाई क्या है? स्पॉटिफाई है, पॉडकास्ट हैं, यही तो पढ़ाई है यार इससे बढ़िया कोई पढ़ाई नहीं है यार। आपके पास अपनी लाइफ का 10-12 साल का क्रीम एक्सपीरियंस है यार, Correct. और आप 1 घंटे में बोल रहे हो। करेक्ट, मुझे लगता है 100 किताब पढ़ने से अच्छा होता है आकाश की ये आधे घंटे की बातें आप सुन रहे हैं। करेक्ट। और आकाश क्या चाहता है, जो लोगों को यही चाह रहा है ना कि यार मेरे को सुनकर कोई ना कोई कामयाब हो जाए। भैया फ्लाइट में क्या और बोलते क्या हैं? और क्या विषय किसी की यार। फ्लाइट में क्या बोलते हैं कि पहले ऑक्सीजन मास्क खुद के लगाएं, फिर दूसरे के लगाएं। अब भगवान ने हमारे को सफलता दे दी, हमारे ऑक्सीजन लग गई है। अगर हम अपनी बातों से दूसरों को वो ऑक्सीजन लगाने का तरीका बता सकें और बहुत सिंपल वे में बता सकें, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा कुछ मैटर करता है। गॉट इट। कम्युनिकेशन स्किल होगी, मैनरिज्म हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बताया। लिफ्ट खोलना और ढंग से बात करना, अपने से नीचे वाले लोगों से प्यार मोहब्बत से अच्छे से बात करना। भैया 3 चीजें क्योंकि होंगी। ऊपर वाले से तो हर कोई रिस्पेक्ट से बात कर लेता है, डर से। क्या बात है। पर अगर आप ये निकली नीचे, बात, हाँ, ऊपर वाले से तो फटी में ही बात करता है, फटी में बात करता है ना, तो नीचे वाले से कैसी बात कर असली रहे हो? पहचान है कि आपके नीचे वालों से आप कैसे बात करते हैं। सोच, इंसान की सोच उसकी तो कामयाबी। 3 चीजें हो गई है। चौथी है भैया सोच। आप जैसा सोचोगे, समझाओ। आप जैसा सोचोगे आप वैसा बनोगे। तो बेला विटा में सोच ने कितना बड़ा रोल प्ले किया? बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जैसे बहुत बड़ा। मेरी सोच सीधी थी हर एंगल से, मतलब मेरी सोच में कहीं खोट नहीं थी कि मैं इन्फीरियर प्रोडक्ट बना के कस्टमर का नीयत अच्छी थी। नीयत अच्छी थी और सोच अच्छी थी। सोच से मेरा मतलब है मैनिफेस्टेशन। अच्छा, कि आप जहां तक पहुंचना चाहते हो, आप अपने आप को वहां विजुअलाइज करना शुरू कर दो, आप कभी ना कभी तो वहां, और इनफैक्ट बहुत जल्दी पहुंच भी जाओगे। मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं। यार मैंने आपसे बातें मैनिफेस्ट करी हैं, मैंने आपके साथ बैठ के बातें करी हैं, रियली 100%। और आप जैसे 2-3 और मेरे मेंटर्स हैं या जिनको मैंने देख के बहुत कुछ सीखा है, बहुत मैनिफेस्टेशन करी है और वो सच होती हैं। लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम बड़ा सोचने की है। हाँ, अगर वो कहते हैं ना, इफ योर ड्रीम्स हैड नो लिमिट हाउ बिग वुड यू ड्रीम। तो आप इमेजिन इतना बड़ा करो, पर रियलिटी कि ये हो रहा है आपके साथ और वो 100% होगा। तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता है भैया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो मेरी ज़िंदगी बदली है, 100% काम करता है, 100%। आज आप बोलना शुरू कर दो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक इंसान थे जिनका नाम शर्मा था। तो उन्होंने किसी से पूछा, यार मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरे को लोग शर्मा 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 बुलाते हैं। तो वो कह रहे क्या चाहते हो? कह रहे मैं चाहता हूँ मुझे लोग शर्मा जी बुलाएं। अच्छा। तो उसने बोला कुछ मत कर, रोड पे 4 लोगों को 100-100 रुपये दे और उनको बोल के जब मैं निकलूँ रोज़ घर से, सुबह आवाज़ लगा दो, शर्मा जी कैसे हो। अच्छा। तो उसने वो करना शुरू किया। 10 दिन बाद पूरे मोहल्ले ने उनको शर्मा जी बुलाना शुरू कर दिया। तो वो मैनिफेस्टेशन ही तो है कि आप अपने आप को और दुनिया को ये बोलना शुरू कर दो कि यार मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। मेहनत ज़रूरी है, ये नहीं कि घर बैठे हो और बोल रहे हो मैं ये हूँ तो बन जाओगे, और मेहनत उस डायरेक्शन में करो, वो काम अपने आप हो जाएगा। लोग बस बड़ा सोच ही नहीं पाते। अब मैं आपको बोलूँ भैया ये काम करके ना ये हो जाएगा, आप पहले यूथ कोई हम किसी को बोलें कि यार तू ये कर ले तेरे को ये रिजल्ट मिल जाएगा, तो पता है पहला क्वेश्चन क्या आता है यूथ से? नहीं हुआ तो भाई तू सोच, अगर हो गया तो। सिर्फ अपनी सोच ही तो बदलनी है। वाई वुड यू थिंक नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव। बड़ी आसान सी चीज़ है। मेरे से अभी पीछे किसी ने पूछा कि यार आप जब अपना स्टार्टअप बना रहे थे तो आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो? बड़ा इजी एग्जांपल दिया भैया मैंने, और मेरे को आई थिंक एग्जांपल देने बड़े अच्छे आ गए हैं अपनी इस जर्नी में। और ये कम्युनिकेशन है। पैसे भी तो आ गए ना। पैसे तो भैया बाद में आए हैं, पैसे इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द पैसे के साथ स्ट्रगल। ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है ना। तो आप वैष्णो देवी गए हैं कभी? मैं गया हूँ। ठीक है, मैं बहुत जाता था और जाता हूँ। हम जब भी किसी रिलीजियस स्थान पे जाते हैं, चाहे वो लोग हज करने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, 4 धाम यात्रा करते हैं,
आपने देखा है कि भवन तक पहुंचने से पहले, हज करने जाते हैं तो वहाँ पहुँचने से पहले जो वहाँ की पूरी जर्नी है वहाँ तक की, क्या वो आसान है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अब लेट्स से आप चढ़ाई कर रहे हैं और अब आप बीच में रुक गए, अब वो जितनी मर्जी बुजुर्ग औरत हों, यंग बच्चे हों, जो मर्जी हो, हर कोई भवन तक पहुँच ही जाता है। क्यों? जब वो बीच में रुकते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि यार जो मेरे को माता के दर्शन करने में फील आएगी, जो वो इमोशन आएगा, वो इमोशन है जो उनको ड्राइव करता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप ज़िंदगी में जब भी किसी भी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो और आप डीमोटिवेट हो रहे हो, बस ये सोचो कि जब मैं उस मुकाम पे पहुँच जाऊँगा, फ्रूट जब मिलेगा, तो मुझे जो फ्रूट मिलेगा उसका कितना टेस्ट मीठा होगा। उस टेस्ट का ट्रेलर अपने मुंह में लो, अपने आप को इमेजिन करो वो टेस्ट करते हुए, वो सक्सेस पाते हुए, और आगे बढ़ना शुरू कर दो फिर से। सो स्टार्ट लिविंग व्हाट यू वांट टू लिव टुडे, और उस ड्रीम के लिए अपनी मेहनत करो। सोच। तो हमारा पहला था फोकस एंड माशूक, कि अपने काम से प्यार करो। हमारा दूसरा था कि जिस जैसा बनना चाहते हो एक आइडल बना लो, उसकी पूरी कॉपी पेस्ट कर दो अपने तड़के के साथ, वहीं से यूनिकनेस आएगी। तीसरा था कम्युनिकेशन एंड मैनरिज्म्स। चौथा था सोच। पांचवा आप बताओ। यार मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बोलता हूँ, और ये है बड़ी छोटी सी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक है, और वो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एसोसिएशन। अच्छा, एसोसिएशन, नेटवर्क। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ आप बात करते हैं, किन लोगों की बातों को अलाउ करते हैं अपने कान में जाने के लिए। ये एक ऐसी कहानी है जो लगती बड़ी सिंपल सरल, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ख़तरनाक है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि खाने में अगर आपके कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज है, लेकिन अगर कान में कोई जहर डाल दे, इसका इस दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। आप हज़ार तरीके से मोटिवेटेड हो, आकाश मैं ये कर दूंगा, दुनिया जीत लूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, और अचानक कान में तुम्हारे कोई बोलता है आकाश होगा नहीं यार, आकाश ये कैसी बात कर रहे हो, ये नहीं होगा। तो जो तुमने जो किया था ना, बुलबुला बनाया था, जो गुब्बारा उड़ने ही वाला था, किसी ने धीरे से उसमें 25 पैसे की पिन मार दी, और वो भड़ाम करके फटा, और आकाश बैक टू जीरो हो गए और पहुंच गए वापस जहाँ तो से इसका शुरू इलाज क्या भैया, सॉल्यूशन तो बताओ, क्योंकि हमारे को नीचे खींचने वाले। इसका सिंपल सा इलाज है, चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। बेटर रहता कि आप अकेले रहते, बनस्पत आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं ना तो जिनके ड्रीम्स हैं, ना जिनकी बातें पागलों वाली हैं, ना जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रखी। आज उनकी हालत कैसी हो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है उनकी बातों में पागलपन है कि नहीं। Correct. आज वो बेशक हो सकता है उनके पास 1000 रुपया भी ना हो, लेकिन क्या वो 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 500 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो चैलेंज पेश कर रहे हैं मार्केट में कि नहीं पेश कर रहे। तो चूज़ योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। वो हुआ क्या कि वो एक 5-6 लोग एक पानी की बोट में कहीं निकल गए, तो 6 लोग उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास अपना बोट चल रहा था, उसमें से एक लड़का मेरे जैसा उठा, उसने अपनी जो चेयर थी जिस पे वो बैठा था वाटर बोट में, उसके नीचे से ड्रिल मशीन निकाल ली। अच्छा। हाँ, और उसने अपनी उसमें ड्रिल करना शुरू कर दिया। तो बाकी के 5 लोगों ने बोला भाई उल्लू के पट्टे, तो ये क्या कर रहा है, मर जाएंगे हम। तो उसने बोला देखो भैया ऐसा है, टिकट मैंने खुद की लिया है, तुमसे तो पैसा नहीं लिया, मशीन भी खुद की लाया हूँ, और अपनी ही कुर्सी छेद रहा हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है। अब तकलीफ है कि नहीं, अरे बहुत बड़ी तकलीफ है यार, कि तू अकेला थोड़ी ना मरेगा, सबको लेके मरेगा, सबको लेके मरेगा। तो ये करता है रोल एसोसिएशन का। समझ गया। आपने उन 5 ने कोई गलती नहीं करी, लेकिन उन्होंने एक गलती करी कि उस छठे नालायक को अपने साथ बिठा लिया जिसने मरना था, और उन 5 को लेके मर गया। एक खराब एसोसिएशन आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। आप कितने ही बड़े बिजनेस सेटअप कर लें, कितना ही बड़ा मैनिफेस्ट कर लें, कितनी ही बड़ी क्या कहते हैं माशूक बना लें, मोहब्बत कर लें, लेकिन एक गलत व्यक्ति अगर आपकी संगत में बैठा है तो वो सब राहु बन के सब ग्रस कर जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। और मैं एक बात हमेशा से जानता हूँ कि अगर आपकी एसोसिएशन में कुछ ऐसे लोग हों जो जैसा मैं चाहता हूँ वैसे हों, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, वो आपको गलती नहीं करने देते, बचा लेते हैं टाइप्स कहानी। और उनके साथ रहने से ना कोई ख़राब आदमी भी आप पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। और जैसे ही उनकी प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी से हटती है ना, नालायक लोगों की प्रेजेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो पावर ऑफ एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। पर इसमें मेरे 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके लिए, और ये आई एम टेलिंग यू, ये बहुत जनता के बहुत क्वेश्चन होंगे
पहला कि यार अगर मेरा रहना या मेरी बैकग्राउंड या लेट्स से मैं फाइनेंशियली वीक हूँ या मैं बड़े शहर में नहीं रहता, अगर मेरे आसपास के सारे लोग ही ऐसा है, मेरा मोहल्ला ही ऐसा है, तो मेरी क्या गलती है यार? तो मैं क्या करूँ? कोई गलती नहीं है, चेंज इट। हाउ? यू आर नॉट अ ट्री। ओके, आप पेड़ नहीं हो कि एक जगह लग गए तो साला हट नहीं सकते, आजकल तो पेड़ भी हट जाते हैं। ठीक बात है। चेंज इट। अगर आपको लगता है कि आपकी सराउंडिंग आपको वो एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड कर पा रही, चेंज इट। देखो, गूगल हिंदुस्तान में क्यों नहीं बना? बताइए। आइडियाज आपको महान नहीं बनाते, आपको ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको ओवरऑल टूल्स भी चाहिए। आपके पास कितना ही महान आइडिया हो, अगर आपका वो इंटरनेट ही 2G और 3G से आगे नहीं जा रहा, तो आपको कैसे उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में आपके लिए आसान होगा? तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लिविंग, और आपको वो जगह चेंज कर देनी चाहिए जहां पर आपका आइडियाज फल फूल सके। भाई, आपके पास एक बहुत अच्छा बीज है, लेकिन वो भूमि ही बंजर है जहां पर आप बैठे हो। आप जितना मर्जी अच्छा बीज डाल दो, जितना अच्छा वहां पानी डाल दो, मेहनत कर लो, वो अंकुरित नहीं होगा। तो पेड़ मत बनो, बीज बनो। यू हैव टू चेंज योर एटमॉस्फेयर। अगर वो एटमॉस्फेयर आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा, चेंज इट यार। यू आर नॉट अ ट्री। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पेड़ हो, लग गए तो सारा हिल नहीं सकते कहीं। आप जा सकते हो। अगर आप अपनी कंपनी पसंद नहीं कर रहे, चेंज इट। अगर आप अपना घर पसंद नहीं कर रहे, यू कैन चेंज ना। इस दुनिया में क्या ऐसी चीज़ है जो बदली नहीं जा सकती? ठीक बात। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आकाश। मैं तो इसका बहुत बिलीवर हूँ कि आदमी का ड्रेस और एड्रेस बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या बात। ठीक है, वो उन लोगों के बीच में तो बिल्कुल ना बैठे जिनके बड़े सपने नहीं है, बड़ी सोच नहीं है। ये एकमात्र, देखो, मैं अपने प्रोग्राम में भी बोलता हूँ कि बहुत अच्छी माँ थी कैकेयी, अपने बायोलॉजिकल सन भरत से ज़्यादा मोहब्बत करती थी राम से, और उनका कोई मुकाबला नहीं था। उसने अलाउ किया मंथरा को मेरे से बात कर, और मंथरा ने 2-3 घंटे उससे क्या बात करी कि उसका पूरा का पूरा खेल ही चेंज हो गया। तो जो बच्चा अपने बच्चे से ज़्यादा अजीज था, वो दुश्मन दिखाई देने लगा, क्योंकि किसी ने कान भर दिया, क्योंकि किसी ने पावर ऑफ एसोसिएशन, इसी को तो बोलते हैं ना, कि कोई आया। अच्छा, जब ऐसा व्यक्ति आपके साथ बात करता है ना, उस व्यक्ति में एक ताकत तो होती है, पर गलत व्यक्ति को पहचाने कैसे भैया? और उसकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होती है। नेगेटिव आदमी बोलता बहुत ज्यादा है कभी कभी, और उसकी बातों की कोई काट भी नहीं होती, कोई तर्क भी नहीं कर सकते। अब आपको कन्विंस एट द एंड ऑफ द टाइम कर ही देगा। पर गलत व्यक्ति को कैसे पहचाने, ये समझाइए। देखो, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात जानता हूं। अगर आपके बारे में कोई मुझे गलत बोल के इम्प्रेस करना चाह रहा है, कि वो मुझे चाह रहा है कि मैं आकाश से दूर हो जाऊं बिकॉज आकाश में ये 10 बुराइयां हैं, तो ये लॉजिक ही गलत है। अब हर व्यक्ति के साथ एक जैसा रिश्ता नहीं हो सकता। भाई, अगर मान लेते हैं कोई ए व्यक्ति है जो मुझे बता रहा है आकाश में 10 कमी है यार सोनू भाई, तो आप इनसे दूर हो जाओ। अरे भाई, मैं पर्सनली ये देखूंगा कि आकाश ने मेरे साथ कुछ गलत किया है कि नहीं किया। ठीक बात है। आपके साथ उसका क्या रिलेशन है, मुझे क्या लेना देना यार उससे। मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले कि आकाश का मेरे से रिलेशनशिप कैसा है। मैं बोलूंगा यार आकाश ने मेरे साथ तो ऐसा कभी आज तक जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया, तो मैं बोलूंगा हटना यार, साइड लग। लोगों का प्रॉब्लम क्या है? लोगों का प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो वो तुरंत ये सोचता है कि ये सब भी मेरे साथ होने वाला है। और ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि कान भरने वाले तुरंत किसी के लिए भी कान भर के चले जाते हैं। आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। आदमी को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं अपने प्रोग्राम में बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरी। आपने छेद दिया है, कुरेद दिया है, तो वो हो ना, वो क्या बोलते हैं, वो शूर्पणखा का नाक काट दिया लक्ष्मण जी ने, तो रोती हुई चलेगी रावण के पास कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। तो रावण ने क्या किया? रावण ने रिएक्ट किया। रावण ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, और वो उसने गलत काम किया, सीता जी को ले आया। और वो शूर्पणखा से थोड़ी सी बुद्धि लगा के पूछ सकता था कि भाई तू वहाँ क्या करने गई थी? भाई तेरा नाक क्यों काटा? तू वहाँ पर करने क्या गई थी, ये बता। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हुआ, बता, एग्जैक्ट सच से बताइए वहाँ हुआ क्या था। तीसरा, मैं ये भी जानना चाहता, मैं एक बार राम से मिल लेता हूँ, उसका भी साइड ऑफ स्टोरी एक बार मैं जान लेता हूँ कि वहाँ एक्चुअली में क्या हुआ था। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे राम को दुश्मन बनाना चाहिए कि दोस्त बनाना चाहिए। उसने क्या किया? उन तीनों में से कुछ नहीं किया। उसने सिक्के का एक पहलू सुना और रिएक्ट कर गया। तो इसलिए भैया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने सीखी थी, परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव, जो लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, आप और मेरी लड़ाई हो गई किसी भी बात पे, मैं आपकी तरफ कुछ फील कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ कुछ फील कर रहे हैं, ये हम दोनों का एक दूसरे की तरफ परसेप्शन है। अब हम अपने ही बॉडी से उठ के बाहर चले जाते हैं
और हम अपने दोनों को थर्ड एज अ पार्टी थर्ड पार्टी अप्रोच देखते हैं कि यार सोनू जी ने क्या कहा, आकाश ने क्या कहा। और जब आप उस तरीके से हम दोनों की वो कॉन्वर्सेशन पूरी व्यू कर लोगे, आपको इंस्टेंट क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई कौन गलत है कौन सही है। आपको अपनी गलती भी पता लग जाएगी, सामने वाले की भी, और वो कभी भी झगड़ा होगा और ही आकाश नहीं। मैं इसमें एक बात और जानता हूँ कि हमेशा एक बात ये सोचो, जब दो लोगों में लड़ाई हो रही है या बहस हो रहा है, तो इस बात को हमेशा मान के चलो कि दूसरा वाला व्यक्ति भी सही हो सकता है। ठीक बात है। ज़रूरी नहीं है कि आप सही होंगे, दूसरा वाला व्यक्ति भी सही हो सकता है। आप भी तो गलत हो सकते हो ना यार, कि आप उससे बहस कर रहे हो किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, ये भी तो चांसेस है ना, 50% चांसेस तो ये भी हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी तो सही होगा। और अगर आपको ऐसा ये अंदर से हो कि सामने वाला व्यक्ति सही हो सकता है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरा व्यू है। एसोसिएशन पे एक लास्ट क्वेश्चन कि आज आप सक्सेसफुल हैं, मुझे ऊपर वाले ने थोड़ा सक्सेस दे दिया है, मैं तो आपसे कितने सालों से मिलना चाहता हूँ, बट मेरी वो हैसियत ही नहीं थी मैं आपके सामने बैठ पाऊँ। तो जो लोग भैया हमारे तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आप तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत सक्सेसफुल होना पड़ा कि मैं आज आपके सामने बैठ के आपसे बात कर 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ कमाने पड़े। जो भी है। तो आज जो लोग ये सोचते हैं कि यार सोनू जी इतने बड़े आदमी हैं, आकाश सक्सेसफुल है, ये हमसे बात वो कैसे कर रहे हैं या हम तक वो कैसे और पहुंचे, कैसे हमसे सीखे हैं, कैसे हमसे सीखे, यार सिंपल तरीका हमें है अपनी संगति कैसे बनाए। अरे देखो, गांधी के साथ रहने के लिए गांधी का जिंदा होना जरूरी नहीं है। गांधी के साथ रहने के लिए आपको एक किताब खरीदनी है गांधी की और उसको पढ़ लेना है। अगर आप सुबह चाय पे गांधी को पढ़ रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए गांधी साथ ही बैठे हैं ना यार। क्या बात है। तो आकाश और सोनू शर्मा जी से मिलने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है उनसे मिलना है, उसको फ़ोन करना है। आप इस पॉडकास्ट को आराम से कान में ईयरफोन लगा के 1 घंटा देख लेंगे तो आप समझ लीजिए कि साथ बैठ के ही चाय पी रहे हैं। तो वो मैं कहता हूँ ना भैया, मेरे 3-4 जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं आपको उनका नाम गिनवाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, जेफ बेजोस है, एलन मस्क है, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं? विराट कोहली है, सचिन है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं क्या जाऊँ यहाँ से, निकल जाऊँ? नहीं, अब ये बेस्ट फ्रेंड्स क्यों हैं? कैसे हैं? क्योंकि मैं इनकी बातें सुनता हूँ, मैं इनके पॉडकास्ट सुनता हूँ, इनके इंटरव्यू सुनता हूँ। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड थे इतने सालों तक, जब तक मैं आपको नहीं मिला था। यार एक तरफा प्यार होता है ना, आप अपने आइडल से एक तरफा प्यार कर लो, उनकी बातें सुनो, उनके स्ट्रगल सुनो, उनसे सीखो और उनके जैसे बनने की कोशिश करो। आप उनसे बातें करना शुरू कर दो अपने मन में। और उनकी तरह चैट जीपीटी क्या करता है, जेन एआई क्या कर रहा है, जेन एआई यही कर रहा है ना कि एक इंसान की पर्सनालिटी कॉपी करके उसी के स्वभाव में जवाब दे रहा है। तो आज अगर मैं आपका इंटरव्यू या आपके 50 वीडियो देख लूंगा ना, तो ह्यूमन इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि मेरे को पता चल जाएगा कि अगर मैं ये प्रश्न पूछूंगा तो सोनू जी इसका जवाब कैसे देंगे। मुन्ना भाई में जो महात्मा गांधी जवाब दे रहे हैं वही कहानी है ना पूरी। क्या बात है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वो पढ़ इतना रहा है, उनको इतना पढ़ रहा है कि ऐसा लग रहा है गांधी साथ ही बैठे हैं। तो जिनको अपनी संगति बदलनी है ना, सर्किट को बता रहा है गांधी दिख रहा है, सर्किट कह रहा है मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। क्या बात है, व्हाट अ वे टू पुट इट। क्या जबरदस्त चीज है, नहीं? क्या जबरदस्त। आप गांधी के साथ बैठ सकते हो, अब्राहम लिंकन के साथ बैठ सकते हो, नेहरू के साथ बैठ सकते हो, आप अंबेडकर के, मतलब जो आप चाहो उसके साथ बैठ सकते हो, सिर्फ 4 किताबें पढ़नी है। और भाई ये पॉडकास्ट वगैरह इतने बढ़िया हैं क्योंकि हम बिल्कुल रियल सिनेरियो में जो बातें करते हैं हम जिंदगी में ही ऐसे हैं। तो लोगों को हमारा वो चेहरा देखने को मिलता है, लोगों को हमारी बातें, जितना बड़ा सा बड़ा आदमी हो, सक्सेसफुल हो, आप उनके पॉडकास्ट और उनके इंटरव्यू सुनो, उन जैसे। सबसे बड़ी बात है आकाश, ये सब फ्री है, सब फ्री है। क्वालिटी एजुकेशन आज की डेट में एब्सोल्युटली फ्री है। करेक्ट। क्वालिटी एजुकेशन का तो कोई पैसा नहीं है यार। और मैं नहीं कह रहा कि इस 1 घंटे का इंटरव्यू में सारा मसाला किसी एक आदमी के काम का होगा। Correct. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस 1 घंटे में 1 मिनट भी अगर किसी के काम का हो तो मोर देन इनफ है, उसका लाइफ चेंज करने के लिए हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। तो अच्छा, लास्ट में तो ये सवाल आपसे पूछ लूँ, टी शर्ट का राज। हाँ, ये सवाल तो पूछ सकता हूँ ना, ये unicorn.ai नई क्या बोला है, ये 5-7 हज़ार करोड़ के व्यक्ति ने एक टी शर्ट सी पहन रखी है। मैं पूछ लूँ क्या है कहानी? भैया हम ऐसी खामा का सूट पहन के घूम रहे हैं यार। आप अपने आप में एक ब्रांड। आप जब अच्छा जो लोग करोड़पति हो जाते हैं ना वो टी शर्ट पे आ जाते हैं, मैंने ये भी सुना है। ये ठीक है क्या? एक बहुत वो पुरानी सेइंग है दैट जैसे मार्क जकरबर्ग है तो भाई साहब टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं यार। भैया क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना लाइफ में। मतलब मैं क्या, मतलब आप क्या जलील करने आए हैं मुझे यहाँ पर? ये आपकी पर्सनालिटी और आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगते हो। एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं करना यार। सुबह एक अपनी ब्लैक टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, बाहर निकल जाओ, काम करो, वापस घर आओ, आराम करो। ठीक। तो ये unicorn.ai में एक नया स्टार्टअप भैया अभी लॉन्च किया है, 6 महीने से ये बना रहा हूँ। अगेन जैसे आपने बोला ना, संगति, ये संगति सॉल्व कर रहा है। तो आज की डेट में यूनिकॉर्न का मतलब है यू एंड आई कनेक्ट। यू एंड आई कनेक्ट। कॉन का के है, KONNECT। हम लिंक्डइन पे, मैंने आपको पता है लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे कितनी बारी मैसेज किया है, पर आपने देखा भी नहीं होगा क्योंकि आपको हज़ारों करोड़ों मैसेज आते होंगे, राइट? अच्छा। हाँ,
अब यूनिकॉर्न में क्या है, यूनिकॉर्न में लेट्स से मैं एक जूनियर मैनेजर हूँ, मुझे सीनियर मैनेजर बनना है. द बेस्ट पर्सन टू टेक एडवाइस भैया इज द पर्सन हु इज बिन देयर डन दैट और हु इज करंटली डूइंग इट. अब मेरे को आज सोनू जी से बात करनी है. लेट्स से सोनू जी का वक्त बहुत कीमती है, जो कि है, और सोनू जी को ये भी पता है कि यार अगर कोई मेरा फ़ायदा या मुझसे कोई फ़ायदा लेना चाहे, अगर वो विन विन हो तो क्यों ना हो. तो लेट्स से भैया आप चार्ज करिए 50,000 रुपये घंटा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अब मैं आपको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं आज मुकाम पे पहुँच गया हूँ कि मैं आपसे 1-to-1 बात करने के पैसे दे सकता हूँ. अगर कोई इंसान आपसे बात करने के लिए 50,000 रुपये दे रहा है तो आपको भी पता है कि यार वो इंसान भी वैल्यूएबल होगा, मैं भी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूँगा, आप भी मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे. ये तो हो गया एक एग्जाम्पल. पर unicorn.com मासेस के लिए है. आज अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरे को जर्नलिस्ट बनना है, तो मेरे लिए बेस्ट इंसान कौन है जो मुझे सिखा सकता है? आज जो 2 साल जर्नलिज्म की जॉब कर रहा है, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे हैं. ऑल प्रोफेशनल्स आर हियर जिन्होंने अपने खुद के रेट पब्लिश किए हुए हैं. कोई 2,000 रुपये घंटा चार्ज कर रहा है, अच्छा, कोई 500 कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं. कंसल्टेंसी नहीं, एडवाइजरी. अब अगर मैं कॉलेज में जर्नलिज्म करके 3rd ईयर में हूँ, अब मुझे इंडिया टाइम्स में जर्नलिज्म करना है, तो मेरे को इंडिया टाइम के जर्नलिस्ट से बात करनी चाहिए, उनको 2,000 रुपये घंटा देके या 1,500 रुपये घंटा देके, जो भी कॉस्ट है, कि मैं आप जैसा कैसे बनूं और जल्दी से कैसे बनूं. जो हैक्स मुझे वो दे देंगे, वो मुझे और कोई नहीं दे सकता. तो यूनिकॉर्न इज अ प्लेटफॉर्म विच इज ग्लोबली देयर टू कनेक्ट एनीवन टू एवरीवन एनी टाइम. एक्सीलेंट आइडिया. अब देखिए भैया, इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत फंडिंग चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगी, बहुत पैसा लगेगा. उसीलिए हम अब और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास भी जाएंगे, ताकि हम भी एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह की बड़ी कंपनी बन सके. सो माय बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच. और अगली बार जब आप आएँ तो 20-30 हज़ार करोड़ का कंपनी बना के. अरे थैंक यू सो मच भैया, आपकी ब्लेसिंग्स हैं. थैंक यू सो मच. बहुत 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 ही बधाई हमारी तरफ से. आइडिया भी यूनिक है. थैंक यू सो मच. और ये 100% ग्रो करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है. थैंक यू. तो थैंक यू आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया बिंदास बातचीत करने के लिए. मैं भी बहुत टाइम के बाद इतना बिंदास बात किया हूँ पॉडकास्ट में. तो वैसे ही हम लोग पॉडकास्ट बहुत कम करते हैं, लेकिन अच्छा लगा तुमसे मिलकर. और आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच टू यू, क्योंकि आप जिस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, एंड आई थिंक हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप एक बहुत बड़े आइडियल हैं. तो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग, और जितना आप हमारी यूथ के लिए कंटेंट बना सकें ताकि वो अपने एम में स्ट्रॉन्ग रह के सक्षम हो सकें, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. थैंक यू सो मच. सो ये हमारे साथ थे बेला बेटा से आकाश, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को महका दिया है अपने परफ्यूम से. और इनका परफ्यूम आज पूरा हिंदुस्तान लगा रहा है. मेरे लिए भी लेके आए हैं, मैं बता देता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. मैं भी लगाऊंगा उसको. बिल्कुल लगाइए भैया, बिल्कुल लगाइए. सो आकाश का सफ़र बहुत शानदार रहा. ज़मीन से आसमान तक की दूरी आकाश ने तय करी, और इंस्पिरेशन है आकाश बहुत सारे यंगस्टर के लिए कि कैसे ज़मीन से आसमान तक पहुंचा जा सकता है. लेकिन आकाश के साथ की गई इस कन्वर्सेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो मुझे लगा, वो है मेहनत. जी तोड़ मेहनत, खूब मेहनत, सड़क पे उतर के काम करने की जो अदा है, वो आकाश को आकाश बनाती है. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. मुझे बड़ा अच्छा लगा आकाश से बात करके. उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ में इस पॉडकास्ट से कुछ रोशनी ज़रूर आपको मिलेगी. सो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू आकाश फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम. भैया कभी भी बुलाओ यार, यू आर एन इंस्पिरेशन. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू एवरीबडी. और अगले किसी और शानदार व्यक्ति के साथ फिर जल्दी मुलाकात करेंगे. तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद. थैंक यू आकाश. थैंक यू भैया.